वो डायलॉग जब मैंने कहा तो सामने वाले दंग रह गए। सामने वाले ने कहा हम जो जिसे हम ऑसम का ऑ कहते हैं वो तो छोड़ दो, उनका तो आ रह गया था। हर जगह मैंने एक बात कॉन्स्टेंटली देखी है, स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, सिर्फ उनको अच्छी तरह से फीड करना चाहिए। गलती कहीं और है और माथे पर ठिकरा फोड़ा जाता है स्टूडेंट। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एक बार आप स्टूडेंट में वो स्फुल्लिंग कहते हैं संस्कृत में, स्फुल्लिंग डाल दो, स्टूडेंट आगे जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? स्फुल्लिंग जैसे कि स्पार्क, स्पार्क कहेंगे हिंदी में, या हाँ अंग्रेजी में स्पार्क, या फिर हिंदी में कहा तो चिंगारी, चिंगारी स्पार्क या स्फुल्लिंग, वो डाल दो, बाकी का स्टूडेंट करेंगे। बाकी का स्टूडेंट दे आर इनफ कैपेबल, जस्ट गिव देम द राइट डायरेक्शन, जस्ट गिव देम द राइट डायरेक्शन। आई हेट सोशल मीडिया, ओके, आई जस्ट हेट। क्यों? क्योंकि वो आजकल के स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रही है। गरीबी हमें अनेक एंगल से इंजूर करती है। ये पर्टिकुलर इंजुरी तब होती है जब अपने ही रिश्तेदार हमारी गरीबी हम पर जताता है। 21 साल में 5 दे दिए मैंने, अब तो मेरे हाथ में बैठ चुका था, तो 5 साल दे दिया। और मैं, और मुझे एप्पल से फिर पहले तो स्टूडियो 3 मास्टर की भी डिग्री मिली, और वो किया हुआ भी मैं भारत में अकेला एंड द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन हूँ, क्योंकि बाद में एप्पल ने आगे के 2 साल में ये डिग्री बंद कर दी। वो कंप्यूटर मेरे लाइफ में मैजिक करेगा। ये कहते थे लोग, अरे बोलते हुए हकलाता है लेकिन स्टेज पर नहीं हकलाता। तो मेरा लव मैरिज है। ओके, अब देखो ना, हकलाने वाले का लव मैरिज भी होता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। शास्त्र गलत नहीं होता, शास्त्र गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल करने वाले गलत होते हैं, वो बदनाम करते हैं शास्त्र। वो मुझसे कहते थे, अरे कल पेपर है, जरा मुझे ये जरा बता दे, ये क्या होता है, ये क्या होता है बता दे, ये क्या होता है बता दे। और मैं वहां पर नाटक वाले लोगों को वो एकेडमिक बातें में सिखाता था, तो वहां पर उन्होंने कहा भैया तू अच्छा सिखाता है, और मेरी टीचिंग वहां से शुरू। ये आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विजय डी गोखले। कि आप एक डॉक्टर भी रह चुके हैं बाय एजुकेशन, और उसके बाद आपका ज्योतिष में भी बैकग्राउंड है, और आप कुंडली भी बनाते थे, अभी बनाते हैं, मुझे ये तो नहीं पता है। बनाते थे और आपका उसी के थ्रू आप टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुए, आप कंप्यूटर्स से इंट्रोड्यूस हुए। यस। और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप डीप जाते रहे, और आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब अचीवमेंट्स करी हैं। आपने सबसे अकॉम्प्लिश्ड जो है वो आपका वो 1.5 लाख लाइंस का जो ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है वो बड़ा मतलब फेमस है आपका। आपकी स्टोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, या राइट। फिर आपने विंडोज 32 एसडीके, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉटनेट जैसे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पे काम किया है। और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डायनेमिक है। ये सभी स्टूडेंट्स आपके कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक है, आप मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर भी हैं। आपकी एक कोर फिलॉसफी है, वो है नॉलेज इज इंटर रिलेटेड। जो जब मुझे पता पड़ा तो मैंने भी उसे अपनी फिलॉसफी से जोड़ लिया है। और आपके पास बहुत सारी मल्टीपल डिग्रीज भी हैं और सर्टिफिकेशंस भी हैं फ्रॉम एप्पल। और इन सम केसेस आप ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। कुछ केसेस में आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, एशिया से, जो आपके पास डिग्रीज हैं, ऑडियंस आपके साथ जानेगी। सो सर, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ इंडीड माई प्लेजर। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पॉडकास्ट का जो फर्स्ट एपिसोड है वो आपके साथ स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस सर, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्या आप ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं लोअर मिडिल क्लास में पला बड़ा। लोअर मिडिल क्लास यानी मैं चाल में पड़ा बड़ा, चाल में, ऐसे चाल में जहाँ पर घर में संडास नहीं था। 6 घर क्रॉस करके संडास को जाना हमें पड़ता था। ऐसे चाल में मैं पला बड़ा। ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास का होने के कारण आजू बाजू की जो सोसाइटी थी वो संस्कारों के लिए उतनी तो एडजस्टेबल नहीं थी, लेकिन मेरे घर में संस्कार बहुत अच्छे हुए। घर में मेरे संस्कार भगवान की पूजा अर्चना, बाद में हर रोज़ कोई श्लोक का पढ़ना, कोई सूत्र का पढ़ना, ऐसी बातें हुआ करती थी मेरे बचपन में। हमारा घर बहुत प्रिंसिपल वाला हुआ करता था। और आज भी जिस चाल में मैं रहता था ना, वो चाल आज भी हड़पसर में है।
पुणे का एक सबअर्बन एरिया है हड़पसर नाम का, और वहाँ पर बनकर कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी है जहाँ पर मैं रहता था, और वो खुली आज भी है। एंड यू विल शॉक टू हियर दिस मे बी आशीष, कि मेरी शादी उस घर में हुई, उस चाल में हुई। यानी हमारे शादी के वक्त एक व्याही भोजन नाम का एक संस्कार होता है, वो भी चाल में हुआ था। और तब हम लोअर मिडिल क्लास वाले ही थे, और हमें किसी बात की शर्म नहीं थी क्योंकि संस्कार अच्छे थे। शुरुआत यहाँ से हुई। फिर जब अब हुआ ऐसे मेनली कि मेरा बचपन घर में ज़्यादा गुजरा, बाहर नहीं। मैं खेला कूदा नहीं। इसके भी पीछे रीज़न है, क्योंकि जब मैं खेलने के लिए जाता था तो मेरा खेलना कम और रोना ज़्यादा होता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं हकलाता था और लोग मुझे बुलवा बुलवा कर चिढ़ाते थे। वो चिढ़ाना उस बाली उम्र में मैं ये इतना मैच्योर तो था नहीं, और कोई भी इतना मैच्योर होता नहीं कि वो समझ सके, या मैं सही नहीं कर पाता था। और घर आके मैं पेरेंट्स से कंप्लेन करता था, उसने चिढ़ाया, उसने चिढ़ाया, उसने चिढ़ाया। और फिर मेरे माँ बाप मुझे ही कोसते थे, मुझे ही डांटते थे कि तू जाता ही क्यों है, तू जाता ही वो क्यों भी नहीं है? देख पाते थे आप। एग्जैक्टली मेरा रोना। इसलिए तू जाता ही क्यों है, इसलिए मैं घर रहा। ज़्यादातर मेरा बचपन घर में गुजरा, और घर में गुजरने के कारण अब घर में करे क्या। मैं उस ज़माने का हूँ जिस ज़माने में घर में टीवी नहीं हुआ करता था। मेरे घर में टीवी तब आया जब मैं 10वीं कक्षा में था। सर आपके 1985 के आसपास की? हाँ, 1983 की मेरी 10वीं है और 1985 की मेरी 12th है। और 83 में दूसरे दिन मेरा एसएससी बोर्ड का हिंदी का पेपर था, और उसके एक दिन पहले घर में टीवी आया था। मुझे ये याद है क्योंकि नवरंग नाम की मूवी थी उस दिन, उस दिन जिस दिन मेरे घर में टीवी आया था। श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक है, वी शांताराम जी की मूवी है वो। तो टीवी भी नहीं था, तो करे क्या घर में बैठ के करे क्या, टीवी भी नहीं था। तो एक्चुअली फिर पढ़ता था। एक बार खत्म हुआ, 12वीं फिर से पढ़ता था। वहाँ पर मुझे एक श्लोक समझ में आ गया पहली बार, भावाभ्यसनम अभ्यासशीलनम सतत क्रिया। इसका मतलब ये होता है कि अभ्यास का मतलब ये नहीं कि हाथ में बुक ले लो और पढ़ाई करते रहो। अभ्यास का मतलब है जो भी बातें आप करते हो ना, वो रिपीटेटिवली करो। अभ्यास का मतलब है रिपीटेटिवली, सतत क्रिया। मैं बचपन में ये सतत क्रिया करता था। तब मुझे श्लोक नहीं पता था। श्लोक मुझे पता चला बहुत आगे, जब मैं मेडिकल में गया तब ये श्लोक पता चला। लेकिन इस श्लोक की शुरुआत मेरे बचपन में ऐसी हुई थी। ये है मेरा बचपन। बाद में स्कूल में जाता था। अब देखो, आप लोग भी समझ पाओगे ये, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता था तो घर में पढ़ाई करने के कारण, और पढ़ाई के बाद फिर से पढ़ाई, और फिर से पढ़ाई के बाद फिर से पढ़ाई करने के कारण मैं हमेशा मेरे क्लास में फर्स्ट आता था। मैं हमेशा मेरे क्लास में फर्स्ट आता था। आप स्टूडियस रहे हो क्लास में? हाँ, क्योंकि करूँ क्या, लोग फर्स्ट क्यों नहीं आते या क्यों कुछ नहीं करते, वो बाकी भी कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करता था, इसलिए मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट भी आता था मैं। तो और ये मेरा फर्स्ट आना बहुत दिन तक चला, यानी जब तक मैं 10वीं कक्षा में था तब तक मैं फर्स्ट आता था। 10वीं कक्षा में भी मैं मेरे क्लास में फर्स्ट था। हवेली तालुका नाम का हमारा जो तालुका है, वहाँ पर मैं थर्ड आया था। 86% मुझे मार्क्स थे। इसके बाद मैं पुणे में एसपी कॉलेज नाम के कॉलेज में गया। उस कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता चला कि जब दुनिया में लोग आते हैं, असल दुनिया में, जब घर की दुनिया होती है तो वो छोटी होती है। जब असल दुनिया में लोग आते हैं तब पता चलता है मेरे क्लास में मैं लास्ट में था। इतने मुझसे बढ़िया लोग वहाँ पर थे कॉलेज में, या कॉलेज में। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे क्लास में जब मैं 10वीं तक हुआ था ऐसे लगता था कि अरे यार मैं फर्स्ट आता हूँ, 86% एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर 105 लोगों में मैं 102 या 103 हुआ था। मेरी एग्जैक्ट सेम स्टोरी है। एक छोटा सा ले लूँ आपको? हाँ, थोड़ा सा। हाँ बोलो। मैं अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता था। हाँ। और जब कॉलेज में मेरा सेकंड लास्ट एडमिशन था। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो रियलाइजेशन होता है ना, कि यार नहीं, आज तक हम एक पॉन्ड में थे, अब आए हैं असल दुनिया में। तो अब यहाँ पर अगर खुद को प्रूव कर सके तो आगे भी प्रूव कर सकेंगे।
पॉन्ड में प्रूव करना आसान होता है, समंदर में प्रूव करना मुश्किल होता है। करेक्ट करेक्ट तो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एसपी कॉलेज के बाद फिर मुझे मेडिकल में एडमिशन मिली। एमबीबीएस को नहीं मिली तो बीएमएस मैंने करवा लिया और बीएमएस में मैं आ गया। सो दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट माई बचपन, लाइक दैट। गॉट इट। लेकिन इसमें मेनली फोकस अगर किसी बात पर रहा होगा मेरे बचपन में, तो एवरीथिंग वाज डोमिनेटेड बाय माय स्टैमरिंग अप टू कॉलेज। कॉलेज में कुछ हुआ ऐसे कि वहाँ से जिंदगी ने स्पीड पकड़ ली। सो लेट्स बताइए कॉलेज में क्या हुआ ऐसा? कॉलेज में ऐसा हुआ कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर हमारा पास हुआ। मुझे 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन भी मिला फर्स्ट ईयर को। और उसके बाद हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर एक दिन मेरा नाम लग गया। बिकॉज यू केम फर्स्ट? नहीं, इसके लिए नहीं। ओके दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ रैगिंग। ओके। या हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत बहुत फेमस नाट्य स्पर्धा है, पुरुषोत्तम करंडक नाम की। और हर एक कॉलेज उसमें अपना अपना नाम ले लेता है और वो नाटक करता है उसमें। तो हर एक क्लास से कुछ नाम उन्होंने ऑडिशन के लिए उस दिन हमें बुलाया था। तो उसमें मेरा नाम होना कोई यानी कोई बात ही नहीं थी। मेरा नाम कैसे होगा? एक हकलाने वाले आदमी का नाम नाटक में तभी हो सकता है अगर कोई हकलाने वाला ही कास्ट हो नाटक में, तो तभी हो सकता है। लेकिन मेरा नाम वहाँ पर था कि ये लोग कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो जो नाटक की प्रैक्टिस करने का हॉल था ऊपर, वहाँ पर आ जाए। ऑटोमेटिक हुआ ये? या ऑटोमेटिक हो। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आज भी मैं नहीं जानता। आपको आज भी नहीं पता? आज भी नहीं पता। ये शोकेस पर नाम आया। यूजुअली ये नाम कोई डाल देता है ऐसे ही। या फिर नाटक में जो यानी नाटक की एक्टिविटी देखने वाला जो होता है ना, वो देखता है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं भाग जाऊं घर, मैं भाग जाऊं घर, भाग टेरिफाई हो गए उस चीज से? या मैं बहुत टेरिफाई हुआ था, क्योंकि आज मैं जहाँ पर अगर यानी नाटक के प्रैक्टिस की यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ अभी, तो वहाँ पर फिर वही फियास्को होगा, फिर वही हंसेंगे, लड़कियाँ भी होगी। और ये तो नेचुरल है। लड़कों को लड़कियों का हंसना और लड़कियों को लड़कों का हंसना इंज्योर करता है, इंज्योर करता है। सिर्फ टीज नहीं, इंज्योर करता है, इंज्योर करता है। ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि महाभारत होने का कारण भी द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंध पिता के पुत्र अंध होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ये रीजन था कि ये एक वाक्य और फिर उसकी हंसी बहुत इरिटेट हो गई, इंज्योर हो गई दुर्योधन को, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, महाभारत हुआ। ऐसे कहा जाता है। ये शायद कि लेखकों की ये बात है या सच्चे महाभारत की बात है, वो बात अलग है, लेकिन ये बात है। हाँ, ये बात है। तो उस दिन मैं टेरिफाइड, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज टेरिफाइड, और मैं घर जाना चाहते थे या भाग के। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा, देख विजय, वैसे भी आज नहीं तो कल वो तुझे पकड़ेंगे, वो सीनियर है सभी लोग, तो आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, कल नहीं तो परसों पकड़ेंगे। वो सीनियर्स ने डाला था ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो नाटक के जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे वो सब सीनियर हुआ करते थे। हमारे यहाँ से कौन डालेगा, सीनियर्स ने डाला था वो। तो एक बार कर लो, एक बार अगर ये एक ही बार होगा, एक बार जाओ, एक बार लोगों को हंसने दो। मैंने भी सोचा, और मैं वो जो हमारा ड्रामा का हॉल था जिसे महाशाला कहते थे, महाशाला, तो महाशाला में मैं गया। सब लोग ऐसे बैठे थे, ऑडिशन नहीं, अब हम उसे ऑडिशन कहते हैं, उस वक्त ऑडिशन नहीं कहते थे। उस वक्त कहते थे कि नाट्यवाचन, ये पढ़ो, और ये फिर डायलॉग में तुम कैसे पढ़ते हो उस पर वो सिलेक्ट करते थे। इट वाज सिंपल। ऑडिशन वगैरह ये शब्द आज के शब्द है ये। उस वक्त ऑडिशन वगैरह को कुछ नहीं कहते। अब देखो, अब देखो कैसी होती है बात। मेरे बचपन से घर में बैठकर पढ़ाई करना मुझे ऐसे काम में आएगा, मुझे नहीं पता चला था। क्योंकि जो किताब सब लोगों में घूम रही थी ना, सब लोग पढ़ रहे थे, वो मैंने बचपन में सैकड़ों बार पढ़ी थी। उस किताब का नाम था नट सम्राट। नट सम्राट उस किताब का नाम था।
कुसुमाग्रज ये जो ऑथर है उन्होंने वो लिखा है एक यानी इट इज़ एक्चुअली नाट्य रूपांतरण ऑफ किंग लियर। किंग लियर, शेक्सपियर का किंग लियर जो है उसकी स्टोरी का ये नाट्य रूपांतरण है। और मेरे सामने जब वो बुक आया तब तक मैं थर्रा रहा था कि मैं अटकूंगा, सब हंसेंगे, मेनली लड़कियां हंसेगी। लेकिन जब मेरे सामने वो बुक आया और मैंने वो देखा और मैंने क्या पता क्या हुआ, और मैंने पूरा का पूरा पल्लेदार संवाद जिसे सोलोलुकी कहते हैं, वो मैंने विदाउट अ सिंगल स्टैमर वहाँ पर कही। सामने से तालियां गूंजी। जो लड़कियां हंसने वाली थी, जो लड़के हंसने वाले थे, जो रैगिंग होने वाला था वो तो दूर रहा। सब लोगों ने तालियां बजाई। आपका जो कॉन्फिडेंस था उसको लेके वो मतलब एनवी और ऑ आ गया होगा उनमें। क्या पता क्या हुआ, मैं आज भी नहीं जानता वो क्या हुआ। लेकिन उस वक्त वो डायलॉग जब मैंने कहा तो सामने वाले दंग रह गए। सामने वाले ने कहा, हम जैसे हम ऑसम का ऑ कहते वो तो छोड़ दो, उनका तो आ रह गया था। यार ये तो हकलाता नहीं, फिर बोलते हुए कैसे हकलाता है ये। इसका पता मुझे बाद में पता चला। करेक्ट। ये जब मुझे साइकेट्रिस्ट ने बताया हाँ कि तेरा हकलाना एक साइकोलॉजिकल इंजुरी है, दैट इज समथिंग, उसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। अच्छा। तो शायद उसकी वजह से तू हकलाता है। ये कोई तेरा व्यंग नहीं है। मोर टू डू विद कॉन्फिडेंस देन। नहीं, आज भी मैं कॉन्फिडेंस से हकलाता हूँ। अब आज मैं लोगों को सिखाता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से हकलाता हूँ। बाय द वे, मैं सॉरी एक मिनट, हाँ। आप हमारी जो हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे सामने कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं। जब अब आपने ये बोला तो सब आपके स्टूडेंट्स भी हंसने लग गए। हाँ या राइट। तो वो तूने पूछा था ना क्या मैजिक हुआ कि जिंदगी ने स्पीड पकड़ा, ये वो मैजिक हुआ। तब मुझे पता चला पहली बार कि यार ये एक एरिया ऐसा है नाटक जहाँ पर मैं हकलाता नहीं, और जहाँ पर मैं आई कैन क्रिएट मैजिक्स, वहाँ पर मुझे पता चला। और फिर जिंदगी ने स्पीड पकड़ी। दैट्स इट। तो फिर आपने कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा प्ले किया होगा? बाद में मैंने नाटक बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे प्राइजेस भी लिए। तो क्या आप वहाँ भी फर्स्ट टॉप में आ रहे थे? या तो वहाँ पर भी मैंने प्राइजेस लिए। मैं वहाँ पर डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। और आपने आपकी कोई खुद की नाटक का ग्रुप भी हाँ या मैंने नाटक का खुद का ग्रुप भी स्टार्ट किया, प्रतिबिंब नाम का। और 85 को मेरी 12th हुई। मेडिकल को मैं आया 86 को। फिर 87 को मैं नाटक में, ये सब मेरा ड्रामा हुआ नट सम्राट वाला। और फिर वहाँ से मैं 87 की ये बात होने के बाद 87 to 91 में तो कॉलेज में ही था, इसलिए बैंगलोर कॉलेज का ही था। 91 में नाटक खत्म ही हुआ क्योंकि कॉलेज नहीं, अब कौन नाटक करेगा। इसलिए मैंने खुद की नाट्य संस्था स्थापन की, प्रतिबिंब। मेरी माँ ने नाम रखा था इसका, प्रतिबिंब नाम था नाम। तो आप वो जर्नी कैसे गई? प्रतिबिंब की जर्नी मेरी ऐसी गई कि वहाँ पर पहली बात तो ढेर सारे प्राइजेस मिले, ढेर सारा नाम हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट, अरे हर जगह ये कहते थे लोग, यार ये बोलते हुए हकलाता है लेकिन स्टेज पर नहीं हकलाता, ये बोलते हुए हकलाता है लेकिन स्टेज पर नहीं। जबकि नॉर्मल इंसान उल्टा होता है। नॉर्मल जिंदगी में ठीक बोलता है, स्टेज पर हकलाता है। मेरा एग्जैक्टली उल्टा था। और शायद से यही आपको मोटिवेट भी करता था उसको कंटिन्यू करने के लिए। या 91 to 96 मैंने मेरी संस्था चलाई, और बढ़िया चलाई संस्था। बहुत सारे लोग मेरे संस्था में थे। अच्छी बातें उस ज़माने में ये हुई कि नंबर 1 मुझे मेरी बीवी वहाँ पर मिली। ओके, मैं तो मेरा लव मैरिज है। ओके। अब देखो हकलाने वाले का लव मैरिज भी होता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा लव मैरिज है। तो नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं हो सकता ऐसे लगता है, लेकिन कौन लड़की का माँ बाप हकलाने वाले को बीवी, यानी ये क्या करेगा? ऐसे नहीं होते। लव मैरिज है तो लव मैरिज है तो होता है। तो मेरी बीवी मुझे वहाँ पर मिली। ये अच्छी बात हुई। द पॉइंट इज, अच्छी बात ये हुई कि जिंदगी मैंने ऐसे लगा कि मैं हर वक्त नाटक करता रहूं, बाकी सब कुछ ये मेडिकल वगैरह छोड़ दूं,
नाटक करता रहूं, नाटक करता रहूं, नाटक करता रहूं। और जिस यानी उम्र के 20 साल जिस हैरेसमेंट में मैंने गुजारे थे, वो हैरेसमेंट दूर हो जाए और मैं नाटक ही करता रहूं। लेकिन जब ऐसे होता है, जब किसी बात का अतिरेक होता है, तो कहीं ना कहीं पर उसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। तो इस ज़माने में 3-4 नेगेटिव रिजल्ट आए। जब हम सब लोग नाटक में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए कॉलेज में बैठना, लेक्चर को बैठना वगैरह हमसे होता नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा स्टडी अच्छा था। इसलिए कभी कभी मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे कहते थे, अरे कल पेपर है, जरा मुझे ये जरा बता दे, ये क्या होता है, ये क्या होता है बता दे, ये क्या होता है बता दे। और मैं वहाँ पर नाटक वाले लोगों को वो एकेडमिक बातें में सिखाता था वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, विजय तू अच्छा सिखाता है। और मेरी टीचिंग वहाँ से शुरू हुई। Okay. Yes. This is 91 to 1 to 95. 1991, particularly 1991. Rather आज तुम ये जो पॉडकास्ट ले रहे हो, एज आई एम ए टीचर, तो ये टीचिंग की शुरुआत वहाँ हुई। द पॉइंट इज, वहाँ से टीचिंग का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मुझे उन्होंने कहा कि तू अच्छा सिखाता है, बहुत अच्छा सिखाता है। और फिर जब मेरा मेडिकल खत्म हुआ, 91 को ही मेरा मेडिकल भी खत्म हुआ। राधा मेडिकल खत्म हुआ इसलिए तो नाट्य संस्था मैंने स्थापन की। कॉलेज खत्म हुआ, इंटर्नशिप खत्म हुई, और आगे जाके मेरे पिताजी ने हाथ ऊपर किए। मेरे पास प्रैक्टिस डालने के लिए पैसे नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिस डालने के लिए पैसे नहीं है। तुझे सिखाना था, जितना सिखाया उतना भी कहीं कहीं से पैसे इकट्ठा करके, रिश्तेदारों से इकट्ठा करके तुझे हमने सिखाया है। अब प्रैक्टिस डालने के लिए पैसे नहीं, जो भी करना है वो तू कर। और एक चांस भी आ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं 1-2 सब्जेक्ट सिखाता हूँ मेडिकल को, तू भी सिखा। रवि उसका नाम। उसने कहा कि तू भी आएगा क्या, क्योंकि तू अच्छा सिखाता है, तूने मुझे सिखाया है, तो तू भी आ, हम इकट्ठा होकर सिखाना शुरू करेंगे। तो हमने प्राइवेट ट्यूशन शुरू किए एनाटॉमी सिखाने के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मैं लेता था, फिजियोलॉजी वो लेता था। और हम मेरे यहाँ आयुर्वेद के स्टूडेंट आते थे मुझसे सीखने के लिए। अब वहाँ पर लोगों को मेरा सिखाना अच्छा लगने लगा, एंड टीचिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये एक अच्छी बात है। तो 91 to 96 इम्पॉर्टेंट बातें क्या क्या हुई मेरे लाइफ में। तो फर्स्ट इज़ मुझे मेरी बीवी मिली, पत्नी में मिली मुझे। सेकंड, मेरा सिखाने का रूट यहाँ से आता है, यहाँ से। थर्ड एक बात हुई वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पिताजी का ज्योतिष का स्टडी था। और मैं डॉक्टर था। तो आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं? हाँ, वही तो वहाँ पर मैं आ रहा हूँ अभी। यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी के यहाँ पर लोग आते थे पूछने के लिए, शादी कब करूं, या ये कब करूं, ये कब करूं। और वो कहते थे कि काका ये करो, काका मैं ये करना चाहता हूं, तो ये कैसे होगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पिताजी जवाब भी देते थे, कुंडली वगैरह मानते थे, कुंडली और ऐसे करके वो जवाब भी देते थे। अब ऐसे हुआ कि ये मुझे थोड़ा ऑड लगता था। मुझे डर लगता था कि कभी कभी अंधश्रद्धा वाले आ जाएंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, और वो कहेंगे ये झूठ है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने पिताजी को कहा भी, पिताजी बाबा ये बंद करो, ये साइंटिफिकली ये नहीं लगता, इतने दूर है ये ग्रह। यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जब कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इतने दूर होने वाले ग्रह कोई इफेक्ट नहीं कर सकते हमारे ऊपर। मेरे पिताजी ने उस दिन जो मुझे सीख दी ना, जब मैंने उनको ये कहा था, वो मैं आज तक भूला नहीं हूँ। आज तक मैं जो भी हूँ वो सीख मैंने अच्छी तरह से अडॉप्ट कर ली, इसलिए हूँ। उन्होंने कहा, देख मैं ज्योतिष बताता हूँ, ठीक है, मेरा स्वार्थ क्या है इसमें? लोग घर जाते हुए मुझे, यानी मुझसे ज्योतिष की जो बात लेनी है वो जाते हुए मुझे क्या देके जाते हैं? 1.25 रुपया, 1 रुपये, 1.5 रुपया दक्षिणा लेके जाते हैं। तुम्हें भी पता है कि 1.25 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये से कुछ नहीं होता। और ये 100 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये का मैं क्या करता हूँ? मैं शाम को मंदिर जाते हुए मंदिर के दान पेटी में उसे डाल देता हूँ। यानी मैं अगर ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ क्या है? जो भी मुझे आता है, मैंने बुक से जो भी पढ़ा है, वो मैं लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ।
और आज तक अगर कोई तुम झूठे हो, तूने मुझे ठकाया वगैरह ऐसे अगर कहने वाला कोई आया नहीं है तो डरने की क्या बात है। और अगर तुझे वैसे भी लगता है तो तू एक काम कर, तू खुद अभ्यास कर, तू खुद ज्योतिष सीख, और अगर तब भी तुझे लगे ये झूठ है, मुझे कह दे झूठ है, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला Yes. कि वो बंद कर देंगे? यस, मैं बंद कर दूंगा। और मैं पिताजी को झुठलाने के लिए मैंने उन्हीं के बुक्स का इस्तेमाल कर ज्योतिष का स्टडी करना शुरू किया। बाद में मैंने ज्योतिष विशारद किया, ज्योतिष शास्त्री किया, कृष्णमूर्ति पद्धति नाम की एक ज्योतिष की पद्धत है, उसमें मैंने कृष्णमूर्ति विशारद भी किया। अब मुझे पता है तेरा अगला सवाल ये आएगा, तो फिर अब तक ज्योतिष पर आपका भरोसा बैठ चुका था, भरोसा बैठ चुका था या नहीं, ये बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बात इंपॉर्टेंट, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है, शास्त्र गलत नहीं होता, शास्त्र गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल करने वाले गलत होते हैं, वो बदनाम करते हैं शास्त्र को। शास्त्र गलत नहीं होता, शास्त्र गलत नहीं होता। मतलब जो बुक्स में लिखा हुआ है, हाँ, वो हाँ करेक्ट है। या शास्त्र गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। जो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या जो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और गलत गाइडलाइन भी देते हैं, और इसके लिए शास्त्र बदनाम हो गए। मेरे पिताजी की बात सच है या झूठ है ये देखने के लिए मुझे सीखना था, मुझे उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी थी, लेकिन मुझे वो शास्त्र बहुत अच्छा लगा। आई लव दैट साइंस, वो शास्त्र मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके जो संस्कृत श्लोक है वो मुझे अच्छे लगे। क्या होता है, मेरा सिद्धांत बहुत सिंपल है कि जिस वराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत लिखा, जो आज एस्ट्रोनॉमर भी मानते हैं, ज्योतिर्गणित वाले, उसी वराह मिहिर ने शायद ज्योतिष यानी जो ज्योतिष के जो ग्रंथ है बृहद जातक जैसे, वो भी लिखे होंगे। अगर ये लिखने वाला अगर सच है तो ये भी लिखने वाला सच होगा। और एक बात बताता हूं मैं, आयुर्वेद में बहुत जगह पर ज्योतिष का इस्तेमाल भी किया है। इंटर रिलेटेड है वो, या इंटर रिलेटेड है, और ज्योतिष में आयुर्वेद भी है, सो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो मुझे तो इंटर रिलेटेड बातें अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वो पढ़ा। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इसमें बिलीव करते हो, तो मैंने वो इसलिए पूछा क्योंकि पहले मैं ऐसा कहेंगे कि मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट हो चुकी है कि कोई भी चीज़ जो इंग्लिश रिलेटेड नहीं है या जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड नहीं है, उसको हमारा माइंड कंडीशनड है बिना सोचे समझे रिजेक्ट करने के लिए। तो जब मुझे पहली बार पता पड़ा, मेरे दादाजी के पास वो पंचांग होता था, वो पूरा उसमें उसके नंबर मुझे समझ नहीं आते थे, वो सब स्क्वायर्स बॉक्सेस ऐसे सब, बट उन्होंने मेरी कुंडली बनवाई थी, उसमें कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ था। तो मैं मानता था ठीक है, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी हैं, उनको पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता था। लेकिन ओवर टाइम, जैसे आपका भी एक फिलॉसफी और आपके स्टूडेंट्स से मैंने बहुत बातें करी हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने ना किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने से पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो इसमें मैंने कैसे किया, मैंने सोचा कि अगर हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है भारतवर्ष, अगर ये हजारों सालों मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है और यही वो सब बुक्स हैं जो तब से चल रही हैं, तो मतलब इन बुक्स के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसको फॉलो करके हम एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए। एग्जैक्टली, एंड दैट्स राइट। मतलब अगर इस बुक में कुछ गलत लिखा हुआ होता तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता, लेकिन इन बुक्स को फॉलो करके अब तक हम सही रास्ते पे आए हैं। मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो तो 300 साल पहले आई है। उसके पहले सालों तक हमारी हजारों सालों तक हमारी जो कम्युनिटी है, ह्यूमन रेस, वो इतना आगे बढ़ी है और इन्हीं सब के ऊपर बढ़ी है। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है जब कोई इसे रिजेक्ट करता है कि आप इतना रूड ना हो जाओ कि आप इतने हजारों सालों का जो ह्यूमन रेस आगे बढ़ा है उसको आप एक झटके में रिजेक्ट कर दो। एग्जैक्टली, आप थोड़ा टाइम लो। अब जैसे आपने टाइम लिया, आपने पूरा स्टडी किया, तो मैं अभी वहां तो नहीं पहुंचा हूं जहां आप हैं, मैंने वो पूरा स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन अब मैं उस स्टेज पे आ गया हूं लाइफ में जहां मैं उसको आंख बंद कर रिजेक्ट तो नहीं करता। एग्जैक्टली। अच्छा सवाल, यानी एक सब्जेक्ट तुमने ओपन किया। ये सब्जेक्ट मेरे लिए, मैं जब सिखाता हूँ, मैं जब इंडक्शन लेता हूँ स्टूडेंट्स का, तो मैं ये बताता हूँ कि भाई नील्स बोर ग्रेट है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ग्रेट है, लेकिन उनको जानने से पहले खुद को तो जानो। हमारे यहाँ क्या था जानो ना यार।
फॉर एग्जाम्पल अन्नम भट्ट नाम के एक ग्रंथकार ने आद्य पतनस्य असमवायी कारणम गुरुत्वम, ये गुरुत्व की व्याख्या न्यूटन से पहले लिख के रखी है। लेकिन हम ये नहीं जानते, हम इमीडिएटली आइजैक न्यूटन को ग्रेट मानते हैं, वो तो ग्रेट है ही, लेकिन आद्य पतनस्य असमवायी कारणम गुरुत्वम, ये इतना सिंपल बात है। आद्य यानी पहला, पतन माने गिरने का, असमवायी कारण यानी ना दिखने वाला कारण गुरुत्व कहलाता है। और यही तो न्यूटन ने किया। सेब गिरा, उसे पता नहीं चला क्यों गिरा सेब, अच्छा शायद ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी का। सो सेब गिरने का कारण उसे पता नहीं चला और ग्रेविटी आ गई। लेकिन लोगों को आद्य पतन से असमवायी कारणम गुरुत्वम नहीं पता है, पता ही नहीं है। लोगों को आइजैक न्यूटन पता है। मैं चाहता हूं कि दोनों मालूम करो, जैसे मैंने ज्योतिष मालूम करवाया और आयुर्वेद में मालूम करवाया। सेकंड थिंग नील्स बोर ग्रेट है, यानी एटॉमिक थियरी वगैरह वगैरह ये सब ग्रेट है, लेकिन कभी हमारे यहाँ पर जालांतर्गत भानु या सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु से उच्यते, ये परमाणु की व्याख्या यार यहाँ पर भी लिखी थी हजारों साल पहले, उसकी भी कोई एक सुध लो नहीं। हम किसी ने वेलकम कहा तो क्या बात है, लेकिन किसी ने सुस्वागतम कहा, हार्ड सुस्वागतम, हार्ड वेलकम वेलकम। ये जो है ना अंग्रेजी यानी मैं मेरे क्लास में तो खुल्ला कहता हूँ, अंग्रेज चले गए लेकिन सालो उसकी नाजायज औलाद छोड़ के चले गए और वो तुम लोग हो, ऐसे में औलाद नाजायज औलाद नहीं तो क्या इनकी अब जायज क्या है इसमें। अंग्रेज चले गए लेकिन नाजायज औलाद छोड़ गए, ऐसे में खुला में क्लास में। और मैं मेरे स्टूडेंट्स पर संस्कार करता हूँ, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। अन्न को कभी थाली में अन्न नहीं होना चाहिए, अगर थाली पूरी की पूरी आपके यानी खाने के बाद क्लीन होनी चाहिए। डोंट वेस्ट द फूड। और मैं ये लिंक करता हूँ यूनिक्स सिस्टम डिज़ाइन में बफर कैशे में, जब मैं सिखाता हूँ कि बफर कैशे में जब बफर रिलीज होता है तो बफर रिलीज होते हुए पहले उसे बफर देते हैं जो भूखा है, जो स्टार्विंग है, और बाद में उसे बफर देते हैं जो सिर्फ इसी बफर के लिए रुका था। एग्जैक्टली तुम लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, लकी समझो, और अपने थाली में खाना मत छोड़ो, वेस्ट मत करो। इस खाने के लिए कुछ भिखारी रास्ते पर अभी तक खड़े हैं जिनको खाना मिलता नहीं, और तुम मॉल में खाना खाते हुए आधा खाना वेस्ट करते हो, शर्म करो। ऐसे में मेरे क्लास में कहता हूँ। सो ये बातें लिंक्ड है, सभी बातें ये बातें लिंक्ड है, जो कॉमन कोर थीम है आपकी, और आपके सारे स्टूडेंट्स वो जो भी बैठे भी हैं यहाँ पे, और नहीं तो बफर कैशे का बी रिलीज यहाँ पर कैसे आता। सो ये बातें लिंक्ड है। अब ये जब होता है तो ज्योतिष भी सच है ऐसे लगता है। ठीक है, मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की, माल प्रैक्टिस नहीं की, अच्छी प्रैक्टिस का तो छोड़ दो, मैंने माल प्रैक्टिस भी नहीं की, लेकिन मेरा स्टडी है उसका। और ऐसी एक बात नहीं है कि जिसका मेरा स्टडी है लेकिन मैं उसे कभी इकोनॉमिकली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसकी वजह से एक यानी ये ज्योतिष भी बात अच्छी हुई, लेकिन 91 to 96 में सबसे बुरी बात अगर कुछ हुई है तो मैं कर्जबाजारी हो गया, बैंकरप्ट भी शब्द गलत है क्योंकि मेरे पास बैंक के लोन्स थे ही नहीं। वो जो प्राइवेट साहूकारों के लोन होते हैं ना 10% वाले, वो लोन लेके मैं नाटक करता था। क्योंकि होता कैसे था, नाटक के लिए बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे, रिहर्सल से लेके इवन अगर 10 लोगों को चाय पिलानी है तो भी वहाँ पर पैसे खर्चे होते थे। मेडिकल में तब मैं इंटर्नशिप वगैरह हाउसमैनशिप मेरी चल रही थी, प्रैक्टिस तो मैंने डाली नहीं थी, मैं सिखा रहा था। ऑब्वियसली जो पैसे मुझे आते थे, पैसे अच्छे आते थे, लेकिन वो सब ख़त्म हो जाते थे। तो मैं साहूकारों से ब्याज पर मैं पैसे लेता था, अपना वो आपकी 10% वाला प्रतिबिंब को कंटिन्यू करने के लिए 10% वाला ब्याज में लेता था। एक वक्त ऐसे आया कि मैं इतना ब्याज यानी मेरा चढ़ गया कि अबाउट उस वक्त के 35-40 हज़ार में सिर्फ इंटरेस्ट पे करता था। काफी ज्यादा है तो। मतलब आज के हिसाब से अगर बोले सर तो कितना होगा? या आज के हिसाब से लाखों में होगा ये, लाखों में, 1 लाख नहीं, लाखों में होगा ये। द पॉइंट इज, ये बहुत बुरी बात हुई कि मुझ पर बहुत लोन चढ़ गए। तभी शादी भी हुई, क्योंकि शादी तो कभी ना कभी तो करनी थी। उसके माता पिता अभी यानी अर्जेंसी थी उनके लिए, तो फिर हमने
शादी भी कर ली, अब और जिम्मेदारी आ गई, और जिम्मेदारी आ गई, लोन तो और भी थे ही, एंड फिर वो विषय चक्र, जिसे हम विषय सर्कल या क्या कहते हैं जिसे चक्रवाढ़ ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे मेरे ब्याज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए. सो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. और कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ. तो जब आपके ये इतने सारे आपके ऊपर जब चढ़े तो उसके बाद आपने क्या किया? बात ऐसे हुई कि लोन चढ़ गए, लोन चढ़ गए, लोन चढ़ गए. एक वक्त ऐसा है कि घर के बर्तन भी बाहर आ सकते थे, एंड द बैड थिंग इज दैट मेरे घर में ये पता नहीं था. अच्छा. हाँ, पत्नी को पता था क्योंकि वो तो मुझे मिली ही नाटक में थी, इसलिए उसे सब कुछ पता था, लेकिन मेरे माँ बाप को नहीं पता था. अगर ये माँ बाप को पता चलता तो वो पहले मुझे काट देते और बाद में खुद को भी लटका देते. इसलिए मैंने ये घर में बोला ही नहीं था कि मेरे ऊपर इतने कर्जे हैं. सो ये भी करना पड़ता है. ये बता करें, नहीं सकते. क्या करें क्या करें. जब मैंने अपनी पहली जॉब छोड़ी थी तो मैंने घर में नहीं बताया था. ऐसे करना पड़ता है. तो जब 4 महीने बीत गए तो मैंने बोला कि अब मुझे कंसल्टिंग करके अपनी सैलरी का 5 टाइम्स आ रहा है, तो अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ अब ठीक लग रहा है, आप छोड़ सकते हो. मैंने कहा ठीक है, अब मैं अगले महीने छोड़ दूंगा. लेकिन पहले ही छोड़ा था. 4 महीने पहले छोड़ के उठे थे. ठीक है, कोई बात नहीं. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. यू कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग अहेड, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग बैकवर्ड. ये मेरी लाइन नहीं है, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स की लाइन है ये. 2005 स्टैनफोर्ड में उसने कही थी, स्टैनफोर्ड के भाषण में कही थी. सो ट्रू, ये सो ट्रू. बढ़िया लाइन थी. और उसने उसकी स्टोरी बताई थी कि उससे कैसे ये कनेक्टिंग द डॉट्स हुआ था उसका. मेरा वैसे हुआ. अब हुआ ऐसे कि देखो हाँ, जर्नी कैसे रहा. बचपन में हकलाता था, इसलिए खेलने के लिए बाहर नहीं गया, इसलिए पढ़ाई की, नाटक पढ़े, नॉवेल्स पढ़ी, सब पढ़ा, बाद में फिर से पढ़ा, बाद में फिर से पढ़ा, बाद में फिर से पढ़ा. भावाभ्यसनम अभ्यासशीलनम सतत क्रिया हो गया, यानी बार बार करना. उसका फायदा ये हुआ आगे जाके कि मैं नाटक में आया तो नट सम्राट का संवाद मैं बिना हकलाए कह सका, तो नाटक शुरू हुआ वहाँ से. बीच में ज्योतिष आ गया. देखो लाइंस कैसे कनेक्ट हो रहे, डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं. अब एक वक्त ऐसे आया कि लोन्स मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे और हम दोस्त लोग होटल में ऐसे ही बैठे थे, नाटक वाले दोस्त हमारे, और मेरी बीवी वो थी उस दिन और मेरा एक दोस्त. दोनों ने मिलकर मुझे एक बात कही कि विजय, तू लोगों को कुंडली बना के देना शुरू कर. आपने अभ्यास कर लिया था तब तक? हाँ, तो अभ्यास तो है तेरा, तो कुंडली बना के देना शुरू कर. कुंडली बना के देना शुरू कर. तो अब मैंने पूछा इससे क्या होगा, तेरे लोन्स फिटेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि देख, एक कुंडली के 300 रुपए, उस वक्त 300 थे. हाँ, 97 अराउंड 96 एंड 97 के स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. 300 रुपए एक कुंडली के. तूने हर रोज 10 कुंडली बनाई, 3000 रुपए, महीने के 90,000 रुपए, लोन यूं फिर जाएंगे तेरे. मेरे दोस्त थे, मैथ में अच्छा लग रहा था. और फिर मैंने कहा हाँ यार ट्राई करते हैं, लेकिन मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस नहीं करूँगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ. मैं किसी को ये नहीं ऐसे कहूँगा कि तेरी शादी कब होगी, तुझे बच्चा कब होगा, तेरी कुछ बात गुम हो गई तो कब मिलेगी. बस आप कुंडली बना के दोगे? मैं सिर्फ कुंडली बना के दूंगा क्योंकि सर, वो क्वाइट साइंटिफिक है, लेकिन फलादेश जिसे कहते हैं वो अनसाइंटिफिक माना जाता है. मैं नहीं करूँगा. मेरे नाम फलादेश मतलब कि फलादेश का मतलब होता है ये ग्रह अगर इस स्थान में है तो इसके क्या फल मिलेंगे, उसे फलज ज्योतिष कहते हैं या फलादेश कहते हैं. तो वो कुंडली में नहीं होता है? नहीं होता, वो कुंडली में नहीं होता. कुंडली इज प्योरली मैथमेटिक्स, ये तो प्योरली मैथ्स. फिर कुंडली मेरे काम, सॉरी मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, फिर कुंडली का मेरे लिए क्या फायदा? फायदा ये कि ज्योतिषी जो है, जो ज्योतिष को प्रॉपर जानते हैं, वो कुंडली देखकर तुझे तेरे लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं. तेरी शादी कब होगी, तेरा ये कब होगा, तेरा वो कब होगा, उसको देखेंगे, फिर कुछ डिड्यूस करेंगे और फिर वो बताएंगे. लेकिन वहीं पर ये शास्त्र गोता खाता है, वहीं पर ये शास्त्र है या शास्त्र नहीं है, ये बातें आती है, क्योंकि उससे किए हुए प्रेडिक्शंस बहुत सारे गलत निकलते हैं और लोगों को लगता है कि ये झूठ शास्त्र है. लेकिन फिर से एक बार, यहाँ पर शास्त्र गलत नहीं होता, उससे कंक्लूड करने वाले या उससे कंक्लूजन्स निकालने वाले वो गलत होते हैं.
शास्त्री यानी शास्त्री गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं होता. समझ. सो कमिंग बैक, तो तू कुंडली बना के देना स्टार्ट कर. मैंने कहा हाँ यार ये कर सकते हैं. तो सुबह और शाम को मेरे मेडिकल के बैचेस हुआ करते थे क्लासेस के, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा था सिखा, तो मैंने सिखाना शुरू किया था. तो मेरे बैचेस हुआ करते थे. दोपहर को मैं अस्पताल जाता था, एक अस्पताल में असिस्ट कर सर्जरीज वगैरह असिस्ट करने के लिए. तो ऐसे मेरी इकोनॉमी ठीक थी, बुरी नहीं थी, लेकिन कर्जे इतने थे कि वो बुरी लग रही समझ थी. नहीं आ रहा था. या सागर में कितना भी बाल्टी भर के पानी डालो पता ही नहीं पड़ रहा था. एग्जैक्टली वो हो रहा था. तो फिर दोस्तों ने कहा, इसलिए मैंने कहा कि फिर रात को बैठेंगे और कुंडली वगैरह बनाएंगे. लेकिन जब मैं और मेरी बेबी कुंडली बनाने के लिए बैठे तो पता चला एक भी कुंडली नहीं बन सकी पूरे 6-7 घंटे में. अच्छा. क्योंकि मैं जिस तरह की कुंडली बनाता हूँ, भावचलित कुंडली, फिर उसमें लॉर्ड एंड सब लॉर्ड एंड वगैरह वगैरह, फिर ग्रह एंड ये जो बातें होती है, तो बहुत सारा वक्त एक कुंडली बनाने में लगा. तो फिर 10 कुंडलियां कैसे होगी, फिर 3,000 कैसे मिलेंगे, और फिर महीने के 90,000 कैसे मिलेंगे, तो प्रॉब्लम था. तो फिर मैंने दो दोस्तों को ऐसे ही मीटिंग में कहा, बीवी भी थी तब, ये ऐसा हो रहा है, एक भी कुंडली नहीं बन रही है, कैसे मिलेंगे 90,000 रुपए महीने के. 300 रुपए तो दिन में मिल सकते हैं, तो बाकी कैसे करेंगे. तो फिर दोस्तों ने कहा तू कंप्यूटर ले ले. ये 97 के बिगिनिंग की बात है. तू कंप्यूटर ले ले. तू कंप्यूटर लेने के बाद फिर तू प्रिंटर ले ले, कंप्यूटर ले ले, फिर प्रिंटर ले ले, और फिर कंप्यूटर पर तू ये कुंडली बनाते जा. फिर तेरे 10 कुंडलियां होगी. ओके, और फिर ये सब होगा. मेरी बीवी ने कहा हाँ, अगर तू कंप्यूटर लेगा ना और अगर वो सीखेगा ना तो तू मुझे भूल जाएगा. ये मेरी बीवी की लाइन है. आज है, अभी वो बैठी है वहाँ पर, वो देख रही है कि मैं ये लाइन बता रहा हूँ. तो तू मुझे भूल जाएगा अगर तू कंप्यूटर में आया तो. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो. फिर मेरे दोस्त ने भी कहा जस्ट इमेजिन. आपने ऐसा बोला था? मैं यही कंफर्म कर लेता हूँ. या जस्ट इमेजिन विजय, जस्ट इमेजिन तू ऐसे बैठ. ये नाटक वाले दोस्त, सम्राट उसका नाम, उसने कहा था कि जस्ट इमेजिन कि तू ऐसा बैठा है, तेरे ऊपर ऐसा हार्ड फोको है. अभी ये नाटक की भाषा है. हार्ड फोकस का लाइट, हार्ड फोको है, बाकी रूम में अंधेरा है, सामने तेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तेरे हाथ में सिगरेट है, और उसका धुआं ऐसे वो लाइट में ऐसे जा रहा है, और सामने कंप्यूटर पर जर्र ऐसे कुछ ऊपर जा रहा है. देख कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा. ये ऐसे दोस्त पूरा विजुअलाइज करा दिया. ऐसे दोस्त होते हैं तो अलग से दुश्मन होने की जरूरत नहीं होती है. तो ऐसे कहा उसने, और फिर वो दोस्त और मेरी बीवी, इन दोनों के कारण मैंने कहा चलो यार. तो कंप्यूटर आपने खरीद लिया. तो कंप्यूटर आपने किस साल में लिया? 97. और ये कितने का पड़ा होगा लगभग? हाँ, उस वक्त तो 36,000 का पड़ा, और अब पैसे तो थे नहीं. फिर हमारे मराठी में कहावत है 80 थी तो 85. तो पैसे तो थे नहीं, मैंने फिर से लोन लिया. लेकिन इस बार मैंने एक काम किया, साहूकारों से लोन नहीं लिया. क्योंकि साहूकारों के लोन तो अब ऐसे चढ़ चुके थे कि लोग घर में आ सकते थे बर्तन निकालने के लिए. तो वो नहीं, मैंने बैंक से लोन लिया ये. क्योंकि बैंक नाटक को लोन, यानी बैंक नाटक को लोन नहीं देती, लेकिन कंप्यूटर को देती है. इसलिए मैंने कंप्यूटर के लिए बैंक में अप्लाई किया, सिंडिकेट बैंक. आज भी वो बैंक है, डूबी नहीं है. तो मैंने उनको अप्लाई किया, और डॉक्टर होने के कारण मुझे लोन मिल भी गया, और मैंने कंप्यूटर ले लिया. ओके. 8 अप्रैल 1997, गुड़ी पाड़वा था उस दिन. उस दिन मैंने कंप्यूटर लिया, जिस दिन मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता था. सर ये इंडिया के हिसाब से भी थोड़ा अर्ली था, मतलब उस टाइम पे इतना कंप्यूटर कॉमन नहीं होते थे. या मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन बताऊं? दंग रह जाओगे. पेंटियम 4 486 DX4. अच्छा. 486 था. पेंटियम हार्ड. ये मेरे मुंह से हमेशा आता है हार्ड. ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए हार्ड यानी हट. अच्छा. तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कंप्यूटर मैंने लिया 486 DX4, 8 MB रैम, 8 MB रैम, और 640 MB हार्ड डिस्क. 640 MB हार्ड डिस्क, 640 MB हार्ड डिस्क, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, एक कीबोर्ड, CPU, लाइक दैट. जैसे ये सब आए 8 अप्रैल. जिस दिन मैं ये कंप्यूटर लेने के लिए, जिसने मुझे, ये कंप्यूटर किसी ब्रांडेड नहीं था, असेंबल था. तो जहाँ मैं लेने के लिए गया था,
तो वहाँ पर मैंने उस दुकान में पूछा, मुझे चालू करके दिखाइए कंप्यूटर, क्योंकि मुझे चालू करना भी नहीं आता था यार। कंप्यूटर से मेरा कोई नाता रिश्ता ही नहीं नाता ही नहीं था। मुझे तब तक कंप्यूटर सिर्फ एक ही बात के लिए मालूम था, मूवीज में कंप्यूटर पर लोग कुछ ऐसा खड़खुड़ खड़खुड़ करते हैं और फिर मिसाइल गिरता है कहीं से, लाइक दैट। मेरे लिए तो इतना ही था, जेम्स बॉन्ड, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं था मेरे लिए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेरे लिए कुछ नहीं था ऑब्वियसली। मुझे वो शुरू करना भी नहीं आता था। मैंने वहाँ पर दुकानदार को कहा, समीर उसका नाम था, कि मुझे ज़रा शुरू करके दिखाओ कंप्यूटर। फिर उसने एक बटन दबाया, कंप्यूटर शुरू हुआ और पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और लेफ्ट टॉप में ऐसा एक सी आया, सी के बाद एक ऐसा विसर्ग आया, बाद में एक ऐसी डंडी आई, बाद में एक ग्रेटर देन साइन आया और लुक 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 ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने उससे पूछा इसे क्या कहते हैं? उसने कहा था इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। और वो जो लुक 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 कर रहा है उसे कर्सर कहते हैं। जिस आदमी ने ये बोला वो आदमी जिंदा है आज भी। आप उनसे कनेक्टेड हो? वो मेरा रुको, कुछ बातें बाद में पता चलेगी तो अच्छा होगा। ओके। तो मैंने उसे ये कहा और उसने मुझे दिखाया। फिर मैंने कहा मुझे इस पर 5 और 5 10 करके दिखाओ, क्योंकि ये चालू है, ये मुझे कैसे पता चलेगा मेरे जैसे डॉक्टर को। तो उसने 5 + 5 एंटर किया तो 10 आंसर नहीं आया, एक्चुअल आया बैड कमांड और फाइल नेम। मैं डर गया, अरे यार 36,000 मैंने डाले इसमें और ये बैड कमांड कह रहा है कि कैसे होगा। फिर उसने कहा नहीं 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 सर, आई वॉज रॉन्ग, मैं जरा आपको ठीक करके दिखाता हूँ। फिर उसने कुछ किया, खड़खुड़ खड़खुड़ किया और 5 + 5 मुझे 10 ला के दिखाया। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ही था, डॉस ही था और कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था, जीयूआई टाइप कुछ नहीं था, सिर्फ डॉस था। उसे डॉस कहते ये भी बाद में पता चला। हाँ, तो वो कंप्यूटर लेके मैं घर आया रिक्शा से, मैं और मेरी बेबी हमेशा हर वक्त मेरे साथ होती है, आज भी है, आज भी है, हर वक्त हमेशा होते साथ मेरे। तो आज भी है, पार्टनर इन क्राइम, या इन एवरी तो कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, या अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो शी इज द रीजन। द पॉइंट इज, जब मैं ये घर लेके आया कंप्यूटर, तो मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ जिस नज़र से देखा वो नज़र मैं आज तक भूला नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे वो नज़र के, और मैं नाटक वाला हूँ इसलिए नज़रों के अर्थ में जानता हूँ। उस नज़र में था तू डॉक्टर है ना, तो ये हजाम पट्टी क्यों कर रहा है तू, ये क्यों तो ला रहा है ये कंप्यूटर वगैरह वगैरह, इससे क्या होगा, कहीं पर प्रैक्टिस डाल, कहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर, बोर्ड लगा ले और पेशेंट को ठीक करना शुरू कर। करेक्ट। ये उनके नज़र में था, कहा कुछ नहीं। हाँ। क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, क्या कहेंगे इसलिए कहा कुछ नहीं, लेकिन ये उनके नज़र में था। और फिर उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद वो कंप्यूटर मेरे लाइफ में मैजिक करेगा और मैं कभी ऐसे मकाम पर पहुंच जाऊंगा जिस आदमी के घर में संडास नहीं था, 6 घर आगे बाल्टी लेके जाना पड़ता था, वो आदमी वहाँ से हज़ारों स्टूडेंट के यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। मैंने भी कभी भरोसा नहीं किया था। दैट इज़ अ बिग स्टोरी एंड दैट्स अ रियल स्टोरी। मेरे स्टूडेंट्स वो स्टोरी सुनने के बहुत आदी होते हैं और कहती है कि अरे यार, एक डॉक्टर आदमी जिसे कुछ नहीं आता था, कंप्यूटर तक सी नहीं पता था, वो इतना कैसे कंप्यूटर में आया। अगर वो आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते। दैट इज़ देयर इंस्पिरेशन। मेरे स्टूडेंट्स का ये इंस्पिरेशन है कि अगर ये आदमी अगर नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से कंप्लीटली कंप्यूटर में आता है और कुछ भी करता है कंप्यूटर में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट्स देयर इंस्पिरेशन, दैट्स देयर इंस्पिरेशन। तो फिर मेरा ये, अब आप बता रहे हो, बट फिर कुंडली बनी? हाँ ओके। हाँ, क्योंकि आपने कुंडली बनाने के लिए खरीदा था, तो सही बात है, वही मेरा सवाल है। कुंडली बनी? बिल्कुल हुआ ऐसे, नहीं कुंडली तो बनी। हुआ ऐसे कि मैं फिर कंप्यूटर घर आने के बाद मैंने समीर को पूछा, जिसने कंप्यूटर मुझे बेचा था, कि मुझे इस पर वो कुंडली का सॉफ्टवेयर, कुंडली वगैरह करना है, तो क्या करना चाहिए। समीर ने कहा कि यहीं पर टिळक रोड पर एक शॉप है, वहाँ पर कुंडली का ऑफिस है, तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हो, सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। मैं वहाँ गया, उनको पूछा, उन्होंने उस वक्त उसकी 18,000 कीमत बताई थी। सॉफ्टवेयर कुंडली का सॉफ्टवेयर 18,000। और मैंने 18,000 शब्द सुने
अब लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऊपर ही ऊपर लगता है कि ये आदमी डॉक्टर है तो साला इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ये होगा। मुझे पता था मैं कितना खोखला हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कितना खोखला खोखला मतलब हूँ, मुझे पता था पैसे पैसों वाला, से। हाँ। अच्छा, पैसों से, हाँ। पैसों से मैं खोखला ही था। तो उसे क्या बताऊँ मेरे मेरे ऊपर साहूकारी के कर्जे वगैरह। क्योंकि मैंने कहा ठीक है, और मैं समीर को फिर से मिला, समीर को कहा अरे वो 18,000 कह रहे, हाँ उतना तो उसका कॉस्ट है। तो मैंने उसे पूछा मुझे अगर ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। समीर हंस पड़ा क्योंकि उसे पता था मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। उसने कहा कि आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, फिर उसका प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, फिर आपको प्रोग्रामिंग करना चाहिए, फिर वो प्रोग्रामिंग से वो सॉफ्टवेयर आप तैयार कर पाओगे। पहले तो मुझे ये बात समझ में आई नहीं कि प्रोग्रामिंग क्या है ये सब। प्रोग्रामिंग क्या है। मैंने उसे पूछा तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने के लिए। उसने कहा कि या तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और वहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखो। मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं। उन्होंने कहा जैसे कॉलेजेस होते हैं वैसे ही इंस्टीट्यूट होते हैं। मैंने कहा रात के 9 के बाद कोई इंस्टीट्यूट होती है क्या खुली, क्योंकि 9 तक तो मेरा दिन काम बिजी चलता था। है, हाँ। सुबह की मेरी मेडिकल की बैच, दोपहर का मेरा अस्पताल, प्रतिभा हॉस्पिटल में मैं काम करता था, तो दोपहर का मेरा अस्पताल, शाम को फिर शाम की बैच मेरी वो खत्म होती थी 8:30 9 बजे, फिर 9 के बाद कोई इंस्टीट्यूट होते हैं। उसने कहा नहीं 9 बजे सभी इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, 9 बजे के कैसे होंगे इंस्टीट्यूट। तो अगर मुझे अपने आप करना चाहिए तो मैं क्या करूं। तो फिर उसने कहा कि बुक्स पढ़ने चाहिए। एंड देन दैट डे, और वो दिन आया जिस दिन मेरी जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। यहाँ पॉडकास्ट में मैं बताऊं या ना बताऊं मुझे आप बोल दो, बाद में देखेंगे। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन साहूकारी लोन से निकल कर मैं उस मुकाम पर आया उस दिन की वजह से, उस दिन की वजह से कि मैं आज 1.25 करोड़ रुपए का आईटी देता हूँ, इनकम टैक्स। और ये मैं खुला मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ क्योंकि देता हूँ यार, और छुपाने वाली वो बात तो कोई है नहीं। 1.25 करोड़ का मेरा आज इनकम टैक्स है, और ये इनकम टैक्स 1.25 करोड़ का मैं दे सकता हूँ इस दिन की वजह से, जिस दिन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये दिन मेरी जिंदगी में सबसे अहम दिन है। वो दिन जिस दिन मैं बुक लेने के लिए हमारे पुणे के एरिया में, एक खास एरिया है अप्पा बड़न चौक नाम का, जहाँ पर बुक्स ही मिलते हैं, बुक्स का ही वो एरिया है। मैं गया वहाँ पर, और फिर वहाँ पर मैंने पूछा कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, मुझे बुक्स दिखाई है। उसने पहले मेरी तरफ बहुत सरप्राइजिंग देखा, क्योंकि शायद किसी ने ऐसे नहीं पूछा होगा, किसी ने डायरेक्टली मुझे ये प्रोग्रामिंग सीखना है ऐसे कहा होगा। मैंने तो जेनेरिक कहा था मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है। तो उसने मेरे सामने ढेर सारे बुक्स ऐसे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बुक रखे। मैंने कहा इसमें से बेस्ट कौन सा है। उसने कहा सभी अच्छे है ये बुक, जैसे ये चाहिए वो ये लेके जाता है, जैसे ये चाहिए वो ये लेके जाता है, जैसे ये चाहिए वो ये लेके जाता है, सभी अच्छे बुक्स। अगर सभी बुक्स अच्छे हैं तो मैंने कहा सबसे अच्छा कौन सा है जो लोग लेके जाते हैं। वो समझा नहीं मुझे क्या चाहिए। वो हमारी बातें एक आदमी सुन रहा था, मेरे बगल में खड़ा था, और वो जैसे हम स्मिता हास्य कहते हैं ना, वैसे वो हंस रहा था, मूंछों में हंस रहा था अपनी अपनी। और थोड़ी देर बाद शायद उसके पेशेंस टूट गए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। उसने एक बड़ा पॉज लिया, शायद उसे ये कहना होगा फिर ये हजामत क्यों कर रहे हो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की। उसने मुझे पूछा कि आपको कंप्यूटर के बुक क्यों चाहिए। मैं ज्योतिष पर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ। उसने और बड़ा पॉज लिया और बड़ा पॉज लिया। और बाद में थोड़ी देर उसने उस बुक्स में से एक बुक मेरे हाथ में रखा और कहा एक बात बोलूं, थोड़ी हटके बात है, भगवान पर किसी का भरोसा होता है या नहीं होता, भगवान है नहीं है, भगवान अपने अंदर है या किसी स्वर्ग नाम के स्थान पर है, पता नहीं पता। लेकिन एक बात सच है, अगर भगवान को पहली बार अगर कहीं पर ढूंढना हो ना, किसी आदमी में ढूंढो, आदमी में ही मिल जाएगा वो। संत कबीर कह के गए ना, मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। तो उसे वहां पर मिलेगा ये भगवान। क्योंकि बाद में वो बुक उसने मुझे मेरे हाथ में रखा और कहा
आप मेडिकल वाले हो, आप डॉक्टर हो, हाँ, तो आपको डिफिकल्ट बुक पढ़ने की आदत है? मैंने कहा हाँ। तो ये बुक आप पढ़िए, अगर ये बुक आपके समझ में आ गई तो आपको बाद में फिर कभी किसी को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग कैसे सीखते हैं और प्रोग्रामिंग करने के लिए आगे क्या करना चाहिए। अपने आप समझ जाओगे। और अगर ये बुक समझ में नहीं आई तो बुक को बेच दो, वो कंप्यूटर को भी बेच दो। बाद में शायद वो ये कहना चाहता होगा खुद को भी बेच दो करके, उसने कहा नहीं। अब मेरी एक आदत है, मैं जब बुक कोई देखने के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा बुक ऐसे लेता हूँ और मैं बुक को वहीं पर एक स्कीम करता हूँ कि भाई क्या है इस बुक में। तो मैं ऐसे स्कीम कर रहा था, मुझे इसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं दिखाई दिया, ऐसे प्लेन था वो बुक। और मैंने ऐसे देखा उसकी तरफ, वो नहीं था वहाँ, वो गायब हो चुका था। भगवान ऐसे गायब होते हैं, हाँ, भगवान हमें प्रसाद देकर गायब होते हैं, वो नहीं था वहां पर। शायद उसने मुझे ये बुक दिया, उसका वही काम होगा, चला गया। बाद में मैं उस पर भरोसा रखकर वो बुक लेके मैं घर आया। उस बुक का नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय ब्रायन कर्निंगहैम एंड डेनिस रिची, द अल्टीमेट बुक। या द अल्टीमेट बुक। लेकिन लोग वो बुक पढ़ते नहीं है, लोग लोकल ऑथर का पढ़ते हैं, लोग विजन, उन्नति, उत्कर्ष, अधोगति, गहराली, अंधापन, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। वो बुक मेरे हाथ में आया, वो तो फंडामेंटल हो गई एकदम ना। वो तो हाथ में आया। और लोग सीखने के लिए ये नहीं पढ़ते। वो बुक हाथ में आने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वहां से जो शुरू हुआ 1.25 करोड़ इनकम टैक्स, यहाँ तक मैं आया। तो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया? सी से मैंने स्टार्ट किया। वो बुक लेके मैं घर आया। बुक डिफिकल्ट था ही, तो उसको अप्लाई करने के लिए फिर से 1 महीने उसके सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए लगे, 3.5 महीने गए उसमें। लेकिन जब मैंने वो बुक नीचे रखा तब मुझे पता चल चुका था कि मुझे क्या करना है आगे ज़िंदगी में, और एक नया डोर खुलने वाला था। मेडिकल, नाटक, ज्योतिष और अब कंप्यूटर, ये नया डोर खुलने वाला था। उस दिन, जिस दिन मैंने ये देखा कि पहले प्रोग्राम में एक लाइन है उसमें, प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड। वो तो सभी आजकल के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड होता है। मैंने वो हेलो वर्ल्ड निकाला और उसकी जगह श्री गजानन प्रसन्न लिखा और एंटर किया और मुझे आंसर मिल गया। उस दिन मुझे जो एक रियलाइजेशन होता है ना, श्री गजानन प्रसन्न में मैंने लिखा, कोई और लिखेगा कुछ, लेकिन उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ, ये मेरा एक्टर है, मैं उसका दिग्दर्शक, डायरेक्टर हूँ। जैसे मैं कहूँगा वैसे वो बिहेव करने वाला है। तो मैं जो नाटक की मेरी जो इच्छा रही थी, जो नाटक मैंने 96 में बंद किया बहुत सारे लोन्स के कारण, यस, ये बात बतानी रह गई थी कि 96 में मैंने नाटक बंद किया कंप्लीटली। 96 में मैंने नाटक बंद किया कंप्लीटली, क्योंकि अगर बंद नहीं करता तो घर के बर्तन बाहर आ जाते। बट वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि आप नाटक में इतना एंजॉय करते थे। यस 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 यस, ऐसे कहा जाता है कि एक बार वो मेकअप लग गया ना, वो जब निकालना होता है ना तो खून निकालता है, वो खून निकालता। अच्छा, ये सेइंग है? सही में इट्स अ मेटाफोर, ये मेटाफोर है, लेकिन ये सही है। आज भी नाटक की याद जब आती है तो दिल, आज भी मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं, रिजा फिर से शुरू करते हैं ना, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब करते हैं ना शुरू। अब नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है कि चलो यार फिर से एक बार करते हैं, लेकिन नहीं होता, नहीं होता। द पॉइंट इज इंजुरीज इतनी हुई कि उन इंजुरीज से अब फिर से वहां जाने को डर करता है। हमारे नटसम्राट में ही एक लाइन है, जुन्या स्वप्नांच्या नव्या स्वप्नांच्या अनोळखी प्रदेशात प्रवेश करण्याचा धीर होत नाही। इसका मतलब है कि नई बातें अब झट से लेनी या नया रास्ता अपनाना अब झट से नहीं बनता। डर लगता है कि फिर से वही दिन आ गए, फिर से वही लोन्स एंड फिर से साहूकार, फिर से घर लोग आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, फिर से माँ बाप से छुप के ये सब हो रहा है। अभी ठीक वो काफी बैड मेमोरी एसोसिएटेड है। या बहुत बट कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ लाइफ। एंड मैं थोड़ी अपनी स्टोरी से भी रिलेट कर पाता हूँ कि
जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको काफ़ी अंदर तक जाके हिला देती हैं, झकझोर देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको शेप करती हैं और हमारी फिलॉसफी को, हमारी कोर बिलीफ को शेप भी करती हैं। या और वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहते हैं कि सक्सेस आपको उतना नहीं सिखाती जितना फेलियर सिखा देती है। तो यस, क्या लाइन कही है तूने, क्योंकि ये लाइन मेरी थोड़ी अलग भाषा में हर बैच के स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि गोखले सर सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग से नहीं सीखे हैं, एरर से सीखे हैं। तो जितनी एरर्स लोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितनी एरर्स लोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितनी एरर्स लोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। जितना तेरा प्रोग्राम फर्स्ट शॉट क्लियर और अच्छा रन होता है, कम सीखोगे तुम, क्योंकि एरर्स ज़्यादा सिखाते हैं, एरर्स ज़्यादा सिखाते हैं। आज मेरे स्टूडेंट मेरे पीछे ऐसे कहते हैं कि यार इसको कोई भी एरर पूछ, इसे ये पता है। रीजन ये है कि वो मैंने कभी ना कहीं लिए है एरर, सब देखा है, फिर सब देखा है मैंने, इतने एरर्स मैंने लिए हैं। तो कैसे होगा? तो ऐसे होता है। जब ये बुक मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल चुका था कि मुझे क्या करना है, और मैंने ज्योतिष का सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया खुद का। अच्छा, तो एक क्विक क्वेश्चन, आप जब ये सीख रहे थे तो आप सीखते सीखते ज्योतिष का सॉफ्टवेयर बना रहे थे या नहीं पहले पूरा बुक? मैं ये सीख रहा था, पूरा बुक सीख रहा था, फिर उसके हर एक में स्निपेट कर रहा था। कोड की स्निपेट होते हैं, यानी कोड के जो कोड के बुक में जो कोई कंसेप्ट होती है तो वो बताने के लिए जो कोड देते हैं ना, उसे स्निपेट कहते हैं। करेक्ट। तो मैं वो स्निपेट कर रहा था, फिर बुक के चैप्टर के नीचे के एक्सरसाइजेस में कर रहा था। इसमें मेरे 2.5 महीने और 3.5 तो पहले आपने बुक खत्म किया पूरा का पूरा खत्म किया, और मुझे तब पता चला कि श्री गजानन प्रसन्न भी ये कर सकता है प्रिंटिव, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आगे मेरी सोच शुरू हुई, कि पहली लाइन क्या होगी मेरे सॉफ्टवेयर की, तो यही होगी श्री गजानन प्रसन्न। दूसरी लाइन क्या होगी, प्लीज एंटर योर नेम। फिर क्या करेंगे भाई, प्रिंट एफ करेंगे, प्लीज एंटर योर नेम। फिर स्कैन एफ करेंगे या गेट एस करेंगे नेम लेने के लिए, क्योंकि नेम में बीच में गैप होती है, तो गैप होती है तो स्कैन एफ नहीं यूज़ कर सकते उतने फ्रिक्वेंटली, तो गेट एस यूज़ करेंगे। बाद में प्लीज एंटर डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये मेरे दिमाग में शुरू हुआ। और मैंने वो प्रोग्रामिंग उस वक्त मैंने ये टर्बो सी पर किया था। अच्छा। और टर्बो सी पर उसका मेरा टोटल इस सॉफ्टवेयर का टोटल खत्म होने के बाद कोड हुआ था 8,000 लाइन का, अराउंड 8,000 लाइन। ये मेरा पहला जिंदगी का पहला ज्योतिष कैलकुलेशन सब कैलकुलेशन। और उसमें ये जो मेरी इच्छा क्या थी पता है क्या, कि कुंडली बनाते हुए यूजुअली ज्योतिषी हाथ में पंचांग लेता है और पंचांग से कुंडली बनाता है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं बिना पंचांग के ये करूं, तो इसके लिए मैंने एस्ट्रोनॉमी के बुक्स जिसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, जिसे एक्लिप्टिक लॉन्जिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, वो मैंने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी, उसके लिए लगने वाला कैलकुलस भी पढ़ा, उसके लिए लगने वाली राइट एक्सटेंशन एंड डिक्लाइनेशन, देन हेलियोसेंट्रिक लॉन्जिट्यूड, जियोसेंट्रिक लॉन्जिट्यूड, उसके बाद अल्टीट्यूड, एजीमुथ वगैरह वगैरह, ये भी मैंने एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिर्गणित के जो शब्द है वो मैंने सीखे, उसका मैथ सीखा मैंने। तो ये सब भी आपने बुक से सीखा? मैंने सॉफ्टवेयर ये सब मैंने बुक से सीखा। बुक का नाम भी बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल एल्गोरिदम बाय जीन म्यूस, ये उस बुक का नाम है, जिससे मैंने ये एस्ट्रोनॉमी के या प्लैनेटरी के कैलकुलेशंस मैंने सीखे। और ऐसी ही एक बुक है हाउस ऑफ, यानी टेबल ऑफ हाउसेस का, जिसमें उसकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है। टेबल ऑफ हाउसेस जिसमें भाव साधन होता है और ये प्लैनेटरी पोजीशन से ग्रह साधन होता है। तो ये मैंने वो मेरे टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में ये सब था, सब डाला मैंने। इवन प्रिंटर वगैरह, यानी प्रिंटर पर आउटपुट देना है तो कैसे। लेकिन आशीष, यू विल शॉक, मैंने एक भी प्रिंट आउट नहीं निकाला, एक भी कुंडली नहीं बनाई मैंने। उस समय नहीं बनाई? नहीं, बाद में भी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी किसी को कुंडली बेची नहीं, 300 रुपये नहीं लिए मैंने। बट यही तो आपका गोल था मेरा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अब इस फील्ड में इतना पागल हो चुका था। अच्छा, कंप्यूटर देखो मैं भी जिस फील्ड में भी मैं जाता हूँ ना, और अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं उसके पीछे पागल होता हूँ। जैसे कभी मैं मेरी बीवी के पीछे भी पागल हुआ था। तो मुझे लगता है कैमरा हमको मैम पे फोकस कर देना चाहिए ऐसे बाइट्स को कैप्चर करने के लिए। तो मैं नाटक के पीछे पागल हुआ था ऐसा, मैं मेडिकल के पीछे कभी पागल था, ज्योतिष के पीछे पागल था, अब मेरा नया पागलपन था कंप्यूटर। तो जिस एम के लिए मैंने कंप्यूटर खरीदा था, जिस एम के लिए मैंने उसका सॉफ्टवेयर बनाया था 8,000 लाइन का टर्बो सी का, जो प्रिंट आउट निकाल सकता था,
वो मैंने कभी बेचा नहीं, ना मैंने सॉफ्टवेयर बेचा, ना मैंने उससे एक कुंडली भी बेची किसी को नहीं मैंने, यानी मैंने कभी नहीं किया। तो सर किया क्या फिर? मेरा एक प्रोडक्ट बन गया खुद का। प्रोडक्ट इस शब्द का अहमियत मुझे उस वक्त नहीं मालूम था, जो आगे पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ओन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये बाद में पता चला। नाउ मैंने कहा था ना, उस आदमी ने मुझे ऐसे कहा था, वो भगवान आदमी जो मुझे मिला, उसने कहा था कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको किसी को कभी पूछना नहीं पड़ेगा आगे क्या करूं। तो सर ये कैसे हुआ? तो फिर उस बुक में दूसरे एक बुक का जिक्र था, द C++ प्रोग्रामिंग मॉडल बाय यारन स्टाउस्ट्रम, ऐसे उस बुक का जिक्र था। तो अब तो ठीक है, अब वही खरीद लिया। मैं गया शॉप में, उसी शॉप में और गया। इस बार आपको पता था कि कौन सी बुक चाहिए। जब मैं गया उस शॉप में तो उस शॉप वाले ने माथे को हाथ लगाया, अब ये फिर से मुझे इतने बुक्स निकालने को कहेगा, लेकिन इस बार ऐसे हुआ ही नहीं। मैं गया, मैंने कहा मुझे वो बुक चाहिए। उसने निकाला, मैं 5 मिनट में बाहर था मैं उस दुकान से, जो पहले 1.5 घंटा में उसी दुकान में था, क्या ले लूं क्या ले लूं क्या ले लूं। 5 मिनट में मैं बाहर। तो उस बुक ने आपको क्लैरिटी दे दी। हाँ, वो बुक है भी काफी लेजेंडरी। एंड वो बुक मैंने लिया C++ का, और फिर मैंने अब क्या शुरू किया, देखो C++ का बुक मैं पढ़ रहा था, और साइड बाय साइड सी में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था। तूने पिछली बार पूछा था ना कि आप सी का बुक पढ़ते पढ़ते सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे क्या? मैंने कहा था नहीं, बाद में पता चलेगा। तो ये आंसर है उसका कि मैं C++ पढ़ रहा था लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था सी में। Are you getting me? तो ऐसे में कर रहा था। बट ऐसा क्यों, मतलब? हाँ, क्योंकि जो मुझे अब आ रहा है, मैं उस पर फोकस करके उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था और नई लैंग्वेज में पढ़ रहा था। सेम थिंग आगे हुआ। इस बुक में एक जिक्र है, जैसे सी के बुक में C++ का जिक्र था, वैसे C++ के बुक में उस बुक का जिक्र है, विंडोज प्रोग्रामिंग बाय चार्ल्स पेटजोल्ट। तो जब मैं विंडोज प्रोग्रामिंग का बुक पढ़ रहा था तब मैं C++ में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था। सो दैट्स माय स्टाइल कि मैं अगला बुक जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके पहले जो मैंने पढ़ा है उस पर मैं उस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करता हूँ। तो कुछ थियरी चल रही होती है, कुछ प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली। उन 2.5 साल 97 to 99.5 मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। मैं पागल हुआ था, मुझे कंप्यूटर बहुत बहुत भाया था ये क्षेत्र। क्यों पता है? 2-3 रीज़न थे। ये मुझे नाटक का भी समाधान दे रहा था। नाटक में समाधान क्या मिलता है? दिग्दर्शक जब कोई एक्ट आउट किसी एक्टर से करवाता है और एक्टर अगर वैसा एक्ट आउट करता है तो अपने आप दिग्दर्शक कहता है क्या बात है क्या बात है। मेरा एक्टर अब कंप्यूटर था और मैं जैसे कहता था वैसे वो हर बार वैसे ही करता था, और इसलिए तो मुझे तो वो मेरा एक्टर था। सो नाटक का मुझे पूरा समाधान वहाँ पर मिल रहा था। नाटक छोड़ने का दुख मेरा थोड़ा कम हुआ था, रादर कंप्यूटर ने उसे कम किया था, नाटक छोड़ने का दुख मेरा। और मैं इसमें इतना डूब गया था कि मुझे बेचने वगैरह कभी कोई बात नहीं थी। सुबह मेरी 8 बजे हडपसर की बैच हुआ करती थी। ये है अपनी कौन सी बैच? हडपसर की मेडिकल की बैच। मेडिकल की बैच हडपसर में जो मैंने पहली बार शुरू किया था रवि के साथ, वो बैच। तो वो बैचेस मेरे वहाँ पर हुआ करते थे। मैं 5 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठता था और 1 घंटे में सब कुछ ठीक करके 8 बजे मैं बैच करने के लिए जाता था। फिर पूरा दिन मेरा निकलता, फिर अस्पताल, फिर रात की बैच, वो ख़त्म होके घर आना, खाना खाना, फिर बैठना। इसके लिए ये पागलपन ही कर सकता है। ये नॉर्मल में ये नहीं चलेगा। नॉर्मल बिहेवियर में ये होता ही नहीं, होगा ही नहीं। और मैं पागल हूँ, मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि मैं पागल हूँ, आई एम। और ये 2 घंटे का सोना, एक बात बताता हूँ क्या मैजिक हुआ ये पता चलेगा। बराबर 2.5 साल बाद, 2.5 साल बाद अनंत चतुर्दशी के दिन थे, यानी गणपति के दिन थे, और मैं, जिसने मुझे कंप्यूटर बेचा था ना समीर, मैंने कहा था 2.5 साल पहले, मैं उसके शॉप में गया था उसे पूछने के लिए, अरे समीर तेरे पास लिनक्स की सीडी है क्या? तो उसने कहा कि नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको लिनक्स क्यों चाहिए, आप लिनक्स तक आ गए? हाँ, मैंने कहा हाँ अभी मुझे ज़रा वो चाहिए थी, मुझे इंस्टॉल करना है लिनक्स वगैरह। तो डॉक्टर आपने वो ज्योतिष का क्या क्या? मैंने कहा मैंने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। वो कुंडल से सॉफ्टवेयर आपने नहीं लिया? नहीं, मैंने खुद का डेवलप किया। किसने किया? मैंने कहा कि टर्बो से भी डेवलप किया।
बाद में मैंने C++ में डेवलप किया, और आज मैं पिट्जोल का बुक सीख के मैं अभी विंडोज़ में डेवलप कर रहा हूँ, विंडोज़ SDK में, Win32 SDK में। अरे आपने तो बहुत सीख लिया, तो आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन सिर्फ एडिटर करके, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्रोग्रामिंग नहीं करता, मैं खुद कोड लिखता हूँ, और मुझे वही अच्छा लगता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो और विंडो ड्रॉ करो और विंडो ये हो गई विंडो। नहीं, मैं हैश इंक्लूड विंडोज डॉट एच, एल रिजल्ट, कॉल बैक, WND-proc, HWND UI इंटू WParam इंटू विनमैन, H इंस्टेंस, ऐसे में अपना कोड में आगे में लिखते जाता हूँ मैं। उसको वो झूठ लगा, जैसे अभी दर्शक आपको लगा होगा शायद झूठ, वैसे उसको भी ये झूठ लगा। उसने कहा अभी यहाँ पर है Win32 SDK, आप मुझे करके दिखाओगे पहली अच्छा, उसने विंडो? पूछा? यस, डायरेक्टली, एग्जाम हो रहा है। यस। और मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। और मैं वहाँ पर बैठा और 82 लाइन का जो कोड है वो मैंने वहाँ पर टाइप करके, क्योंकि वो मैंने इतनी बार किया है कि मुझे बाय हार्ट हो गया वो कोड मैंने वहाँ पर उसे दिखाया, रन करके उसकी विंडोज रन कर दी। उसने सर को हाथ लगाया, डॉक्टर ये आप सिखा सकते हो? उसने बोला या। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं मेडिकल को सिखाता हूँ, ये भी सिखाऊंगा। और फिर उसने कहा कि मैं और मेरे 3 दोस्त हैं, हम 4 लोगों को अगर आप सिखाते हो तो अच्छा होगा। समीर परांजपे उसका नाम, आशुतोष जोशी दूसरा, महादेव हुल्ले तीसरा, एंड आशुतोष पिंपलखरे चौथा। चारों के नाम याद है क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर के पहले स्टूडेंट। इन चारों को मैंने Win32 SDK ये मैंने सिखाया आगे, और चारों लोगों ने मुझे 4,500, क्योंकि इसकी कितनी कीमत लेनी है मुझे नहीं पता था। मैंने समीर को ही कहा था तू ही कोई कॉस्ट दे दे, तू ही कोई फीस रख ले और मुझे दे दे। तो 4,500 रुपये सर हम देंगे आपको। मुझे लगा शायद गलती हुई होगी, 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 दे देंगे। नहीं, 4,500 पर हेड उस समय। हाँ, उस वक्त। तब मुझे पता चला कंप्यूटर में बहुत पैसा है कंप्यूटर में बहुत पैसा है, कंप्यूटर में बहुत पैसा है। और इसमें अभिमान वाली और प्राइड एंड प्राउड दोनों की अगर कुछ बात है तो ये है, जिस आदमी ने 2.5 साल पहले मुझे, इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, और ये जो लुक 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 कर रहा है उसे कर्सर कहते हैं, ये कहा था 2.5 साल बाद वो मेरा स्टूडेंट था कंप्यूटर में। ये सबसे बड़ी बात है, ये वो पागलपन का नतीजा है। इमीडिएटली ये इनकी बैच जब ख़त्म हुई, इनकी बैच, तो इन्होंने अगली बैच लाई खुद से कि ये मेरे 2 दोस्त है, ये मेरे है, ये मेरे, लाइक दैट। फिर अगली बैच शुरू हुई। नेक्स्ट बैच का साइज क्या था? नेक्स्ट बैच का साइज 10 था। ओके, फिर ऐसे करते करते 2002 तक, 2001 यानी 3 साल अराउंड 3 बैचेस मेरे हुए। एक का साइज मैंने आपको बताया कि 4 था, फिर 10, फिर 12 की एक बैच हुई। और फिर एक मैजिक हुआ। मैजिक ये हुआ कि एक वो सम्राट नाम सुना ना आपने मेरे मुंह से, वो तो उसका भांजा मुझे मिलने के लिए आया, कहा कि विजय काका ऐसे सुना है कि तू कंप्यूटर को सिखाता है। तो मेरे 8-9 दोस्त है जापानीज़ वाले, जापानीज सीख रहे थे वो लोग, तो हमें Win32 SDK नाम का एक सब्जेक्ट है, और तुम Win32 SDK सिखाते हो, तो क्या तुम हमें सिखाओगे? मैंने कहा ठीक है। और फिर जहाँ पर मैं मेडिकल के क्लासेस लेता था वहीं पर मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि ये संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, 10-12 जिस हॉल में मैं जहाँ पर लेता था वहाँ पर बैठ नहीं सकता था। करेक्ट। तो फिर मैंने जहाँ पर मैं मेडिकल के क्लासेस लेता था वहाँ पर उनको बुलाया सीखने के लिए। वो टोटल 18-20 लोग आ गए उस बैच को। और फिर उसके आगे की बैच 42, उसके आगे की 106, उसके आगे की, ऐसे करते 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 मैं 250 तक आ गया। फिर 300 भी हुए, 350 हुए, 500 हुए एक क्लास में, या एक मतलब क्लास एक में। ऐसे फिजिकल क्लास में? फिजिकल नहीं, फिजिकल क्लास में मेरा मैक्स था 240, क्योंकि जगह ही नहीं। हाँ, वही मैं। आनंद आश्रम जहाँ पर मैं सिखाता था बाजीराव रोड पर, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 200 अंदर बैठ सकते थे, वो भी एक दूसरे को चिपक कर। हाँ, और 40 बाहर। 200 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, 240, लेकिन लोग सीखते थे। बात क्या है पता है, आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं ये बताता हूँ कि
इस क्लास को, ये तो सीधा साधा ट्यूशन था, लेकिन इसको गुरुकुल बनाया स्टूडेंट्स ने। शुरुआत सिर्फ मैंने की, लेकिन बाकी ऑल क्रेडिट गोज टू माय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने उसे गुरुकुल बनाया। मेरी ही डिसिप्लिन स्टूडेंट ने इस तरह फॉलो किए कि वो कभी कभी मैं ब्रेक करता था तो मुझे याद दिलाते थे, आपकी ये डिसिप्लिन है ये, लाइक दैट। स्टूडेंट्स ने सब कुछ दिया। स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और दे भी रहे हैं यहाँ पर अभी। तो मैं ये 100% ओपनली कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स गलत नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स को आप जो चाहते हैं वो अगर देते हो अच्छे तरीके से, अच्छे मार्ग से और अच्छे संस्कार से, तो स्टूडेंट लेने के लिए तैयार होता है। सिर्फ उसके लिए शिक्षक की एक साधारण औकात होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली कहाँ पर सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऐसे मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातें सभी सच है, लेकिन जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है ऐसा लगता है, वहाँ पर मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक ओके, तो द पॉइंट इज, मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाउ मैं सीडैक को भी सिखाता हूँ। सीडैक को मैं कभी मैंने डैक सिखाया है, जहाँ पर मैं डॉटनेट फ्रेमवर्क लेता था। उसके बाद मैंने वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग सिखाया, जहाँ पर मैं विंडोज़ सीई और विंडोज़ मोबाइल एसडीके वो लेता था। बाद में मैंने एंड्रॉयड लिया है। बाद में सीडैक का ही मैं एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स भी मैं ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं डिवाइस ड्राइवर एंड कर्नल प्रोग्रामिंग, सिस्टम कस्टमाइजेशन वगैरह वगैरह बातें मैं सिखाता हूँ। तो मैंने एक बात देखी, हर जगह मैंने एक बात कॉन्स्टेंटली देखी है, स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, सिर्फ उनको अच्छी तरह से फीड करना चाहिए। गलती कहीं और है, और माथे पर, यानी माथे पर ठिकरा फोड़ा जाता है स्टूडेंट के, लेकिन स्टूडेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। स्टूडेंट ने जिस तरह से गुरुकुल संभाला, आपको पता है मेरे क्लासेस की फीस मैं नहीं तय करता, स्टूडेंट्स तय करते हैं। तो आप उनको कहते हो कि आप जाओ फीस डिसाइड करो, फीस और डिसाइड करो, जितना डिसाइड करोगे वो मेरे लिए ठीक है। और एक बात बोलूँ, उतनी ऑनेस्टली स्टूडेंट ने हमेशा, जितनी मैंने मन में एक इमेजिन की हुई फी, उससे इतने ज़्यादा दिए हैं कि आई एम रियली ओब्लाइज्ड। मुझे ढेर सारा मिला, प्यार मिला, पैसे मिले। और एक बात बोलूं, सीडैक को जब मैं सिखाता हूँ ना, तो सीडैक के लोगों की, यानी सीडैक के स्टूडेंट्स की इनिशियल डिमांड होती है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें क्या यानी क्यूबिकल चाहिए, एक कंप्यूटर वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मैं जब मेरे गुरुकुल में ये लेता हूँ, वहाँ पर लोग नीचे बैठते हैं। सो मेरे सामने वो लोग नीचे बैठते हैं, और ये मैंने संस्कार शुरू किए, लेकिन फॉलो उन्होंने किए हैं, फॉलो उन्होंने किए हैं। सरप्राइजिंग इनफ सीडैक में वहाँ पर जितना पैसा एक स्टूडेंट सीडैक नाम की, सीडैक की किसी फ्रेंचाइजी को, इंस्टीट्यूट को देता है, जिसमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जॉब गारंटी या जॉब वारंटी चाहिए उनको, और फिर उनको वो कोजी एनवायरनमेंट भी चाहिए। मेरे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता उनको, पंखे मिलते हैं, एसी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ पर मैं ये क्लास लेता हूँ वो 100 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, तो आश्रम है वो। तो आश्रम में मैं लेता हूँ, नीचे बैठते हैं, और सनबीम को यानी सीडैक को जितनी फीस मिलती है उससे ज़्यादा फीस मुझे देते हैं नीचे बैठने की, क्योंकि उनको पता है कि नीचे बैठने के बाद भी हमें जो कंटेंट मिलने वाला है वो कंटेंट बाजारू नहीं है। बाजारू ये शब्द मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। वो कंटेंट बाजारू नहीं है, वो मार्केट को देख के बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। ये कंटेंट हमें, ये आदमी हमें कंटेंट वो देगा जिस कंटेंट से ये खुद बना है, खुद आया है वहाँ से। सो ऐसे मेरा क्लास ग्रो हुआ। मैं तो उसे क्लास कहता हूँ तो मुझे पाप लगता है, मुझे गुरुकुल कहना चाहिए उसे। और ये गुरुकुल नाम भी स्टूडेंट ने रखा है, स्टूडेंट ने रखा है नाम। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एक बार आप स्टूडेंट में वो स्फुल्लिंग कहते हैं संस्कृत में, स्फुल्लिंग डाल दो, स्टूडेंट आगे जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? स्फुल्लिंग जैसे कि स्पार्क, स्पार्क कहेंगे हिंदी में, या हाँ, अंग्रेजी में स्पार्क, या फिर हिंदी में कहा तो चिंगारी। तो चिंगारी, स्पार्क या स्फुल्लिंग, वो डाल दो, बाकी का स्टूडेंट करेंगे। बाकी का दे आर इनफ कैपेबल, जस्ट गिव देम द राइट डायरेक्शन,
जस्ट गिव देम द राइट डायरेक्शन। और मैं 33 साल से सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरी 33 साल की जो भी तपश्चर्या है, अब 3 तपों की तपश्चर्या कहनी चाहिए। 12 साल को एक तप कहते हैं, तो 33 साल तो ऑलमोस्ट तीन तप हो गए मेरे। तो 3 तपों की तपश्चर्या को कोई ऐसे नहीं जुटा सकता। हर स्टूडेंट ऐसे नहीं होते। हमने स्टूडेंट वो देखे जो टीचर के नीचे पटाखे लगाते हैं, टीचर को जीना हराम करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ पर कभी नहीं ऐसे होता, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, जो मैं रीज़न बाद में बताऊंगा, कि स्टूडेंट को कैप्चर करने के लिए टीचर को कुछ करना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बट सर ये बहुत ही जिसे बोलेंगे यूनिक, हाँ। अनोखा है, ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। और यही बात मुझे जब शुरू में पता पड़ी थी तो मुझे काफ़ी मैं सरप्राइज हो गया था कि क्योंकि मैंने भी जो देखा है वो ये देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो जो ये लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी हम देख रहे हैं हमारे सामने, वो शायद से नहीं आ पाती। कभी कभी टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा होता है कि कुछ जिसे बोलेंगे दूरियां होती हैं, या दूरियां ही कहेंगे उनको, जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनके साथ में। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं पिछले 3-4 साल से एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली। मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, तो ये मेरी फिलॉसफी वहाँ बनी थी। हम सबकी ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी में भी, और मैम आपकी ज़िंदगी में भी, कोई ना कोई ऐसा एक टीचर होता है जिसको आप याद करते हो और बोलते हो हाँ, उसके जो जैसा उसने मुझे पढ़ाया वैसा वो मुझे भूलता नहीं है। सबकी ज़िंदगी में एक टीचर होता है, और आप वैसे बहुत लोगों की ज़िंदगियों में वैसे एक टीचर हो। और जो आप बोल रहे हो वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हाँ। वो बहुत कम नंबर्स में वो टीचर्स हैं। और जैसे आपने बोला, आप बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। तो जरूर बताऊंगा मैं। बट ये जो आपने पूरा स्टार्ट किया जो बच्चों को पढ़ाना, ये सब आपने एक एस्ट्रोमेडिकॉम्प नाम की मतलब कंपनी कह लें या उसको यूनिट ग्रुप कह लें, उसके अंडर स्टार्ट किया। एस्ट्रोलॉजी से आई थिंक है, मेडी आपका डोमेन है। मैं डॉक्टर मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, बट प्लीज़ आप बताइए कि मतलब ये क्या है। ये एस्ट्रोमेडिकॉम, ये मेरे दिमाग से आया हुआ एक नाम है। मेरे 3 फील्ड है, इसलिए ये 3 फील्ड नहीं एक्चुअली, और 2 फील्ड है मेरे, लेकिन वो इतना बड़ा नाम नहीं हो सकता, इसलिए जब ये 3 फील्ड मेरे हो गए तो फिर एस्ट्रोमेडिकॉम ये नाम मैंने तैयार किया। एस्ट्रो फॉर एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैंने एस्ट्रोनॉमी की भी पढ़ाई की, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए लगती है। करेक्ट। ओके, तो इसमें एस्ट्रो का मतलब एस्ट्रोनॉमी भी है उसमें, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद मेडी माने मेडिसिन, जो आपकी एजुकेशन रही है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उस मेडी का मतलब मीडिया भी हो सकता है। मैं मीडिया में कैसे आया मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मीडिया भी हो सकता है उसमें। सो एस्ट्रो माने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडी माने मेडिसिन या मीडिया, एंड कॉम्प माने कंप्यूटर। सो दैट्स इट। ये वहाँ से तैयार हुआ, और ये मटके से तैयार हुआ है। इसका कोई ऐसा कोई यानी मुझे कोई इंस्पिरेशन आया, जैसे केक्यूले को वो बेंजीन की रिंग दिखी थी ड्रीम में, वैसे एस्ट्रोमेडिकॉम शब्द ड्रीम में आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मैं ऐसे ही कुछ शब्द इकट्ठा कर रहा था, कॉम्प मेडी एस्ट्रो, मेडी एस्ट्रो कॉम्प, ऐसा कुछ कर रहा था, इसमें एस्ट्रोमेडिकॉम ठीक लगा और वो आ गया। और कभी भी अदर देन आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो छोड़ के आपने कभी और किसी जगह पे अपने क्रेडेंशियल्स या अपने कंपनी जो एस्ट्रोमेडिकॉम पे कभी बात नहीं किया। तो हालांकि हमने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो किसी भी व्यूअर को अगर देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी वेबसाइट का लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपने सब रखा है, लेकिन आपने ये बस वहीं क्यों रखा है और कहीं बाहर क्यों नहीं रखा? आई हेट सोशल मीडिया, ओके, आई जस्ट हेट। क्यों? क्योंकि वो आजकल के स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रही है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया वाले जिन्होंने सोशल मीडिया तैयार किया वो गलत नहीं है। फिर से एक बार, स्टूडेंट्स सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रादर उसका अतिरेक हो रहा है, और गलती हो रही है कि आइडेंटिटी मिलने के लिए लोग सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं। आइडेंटिटी लेने के दूसरे रादर ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके हैं। सोशल मीडिया इज़ नॉट द ओनली वे, रादर इट इज़ नॉट द वे। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी डॉक्टर जयंत नार्लिकर थे जिन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, तब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, और ऐसे ढेर सारे नाम। लेकिन सोशल मीडिया
सोशल मीडिया से स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई हेट सोशल मीडिया पर्सनली। इसके लिए अगर कोई मुझे दोषी ठहराने वाला है, ठहराओ, आई डोंट केयर। लेकिन इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी जो साइट हो, जो मैंने नहीं तैयार की है, मेरे स्टूडेंट ने तैयार की है, उसका नाम श्रेणिक विकम, जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि सर की साइट होनी चाहिए, श्रेणिक विकम उसका नाम। और वो जो astromedicom.org है, वो ORG, वो भी हमने पहले .net, फिर .com और फिर .org, ऐसे ये 3 डोमेन लिए थे उसके लिए। ये सब श्रेणिक ने किया है, और श्रेणिक इज़ माई स्टूडेंट, और ये सब स्टूडेंट करते हैं। उस साइट पे क्या डालना है, क्या, कल ही इसने एक बैच के बारे में डाला उसी साइट पर, तो सब कुछ स्टूडेंट डालते हैं, मैं कुछ नहीं करता उसमें। मेरे लिए मैं कुछ नहीं करता। मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, ओके, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं है। मैं मेरा शेड्यूल बाद में मुझे याद दिलाओ, मैं मेरा शेड्यूल बताऊंगा। शेड्यूल में मेरे पास व्हाट्सएप के लिए वक्त ही नहीं है, फेसबुक के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरा व्हाट्सएप नहीं है, मेरा फेसबुक नहीं है, ना ही वो आपका इंस्टाग्राम, मिलीग्राम क्या होता है वो आपला, वो नहीं है मेरा। मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मेरे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है। स्टूडेंट के पास ये सब करने के लिए वक्त मिलता कहाँ से उनको? कि तो मैं उनसे कहता हूँ, जब भी कोई मुझे स्टूडेंट कहता है ना कि सर इतना सब कुछ, इसके लिए टाइम नहीं है, तो हम यहाँ है पॉडकास्ट में, इसलिए सभ्य हूँ मैं, लेकिन मैं उनको असभ्य भाषा में फिर मैं कुछ बातें कहता हूँ। आप उनको डांट लगाते हैं? हाँ, डांट लगाता हूँ, सवाल ही नहीं, और लोग सुनते भी है। हाँ, अभी ये हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें मेरे मुंह से सुनी है। उन्होंने डांट खाई हुई सुनी है। है, खाई है डांट। द पॉइंट इज मेरे साइट पर खास एक पैराग्राफ डाला हुआ है कि सर आपको किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। जो भी है वो एस्ट्रोमेडिकॉम का, श्रेणिक विकम एंड एडमिन्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं, सर का कुछ भी नहीं है। अगर सर को ढूंढना हो आपको, तो आपको सर को लिंक्डइन पर ढूंढना चाहिए, और लिंक्डइन पर भी सर का लिंक्डइन नहीं है, स्टूडेंट्स के लिंक्डइन अकाउंट में सर का नाम आपको मिल जाएगा। और यही मेरा ध्येय था। मेरा ध्येय था कि मैं अपनी खुद की टीम की ना बजाऊं, मेरे स्टूडेंट से वो मेरा नाम आए बाहर, स्टूडेंट से मेरा नाम पहले, ना कि मैं अपनी जाहिरात खुद करूं बैनर वगैरह लगा के। मेरा नाम मेरे स्टूडेंट से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जाता है। देयर इज नो बैनर, नो एडवर्टाइजमेंट। इस वजह से आपने नहीं किया। बट सर इसमें मतलब मेरा एक जो व्यू है मैं शेयर करना चाहूँगा। आपने जो बोला कि सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। क्योंकि ज़रूरी ऐसा है कि जो एक बिजनेस है वो अपनी बात को सोशल मीडिया पे डाले, जिससे वो नए टेक्नोलॉजी फर्स्ट वर्ल्ड में अपनी बात अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए। और उसमें स्टूडेंट कोई बिजनेस तो नहीं चलाता है, तो स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना जाए, ये मेरा भी मानना है। बराबर। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कभी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो उन्होंने अपना एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर मैं एक बार स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, जिसे रील्स कहते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं, तो वो इतना अडिक्टिव होता है कि आपके 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और ये सब जानते हैं जो खुद स्क्रॉल करते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी कभी कभी बैठ जाता हूँ। तो वो बहुत एडिक्टिव है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, प्रोफेशनल्स फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हो, और बिजनेसेस को करना चाहिए। हाँ, बिजनेसेस को ठीक। लेकिन सर आपने जब आपको करते हुए, आई थिंक प्रोफेशनल ट्यूटरिंग करते हुए आपको 22 ईयर्स हो गए हैं और 33 ईयर्स इन टोटल हो गए हैं। हाँ, इस सब में वर्ड ऑफ माउथ से ही आपकी जो बातें हैं वो पहुंची हैं। 100% वर्ड ऑफ माउथ, 1000%। बट मेरा मानना ये है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अगर आप कहीं डालते होते तो वो भी आपसे आके पढ़ लेते हैं। अब उनको पता ही नहीं पड़ा वर्ड ऑफ माउथ से, तो उनका तो मेरे हिसाब से नुकसान हो गया। सच बोलूँ तो मैं उनका गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। मैं उतना ऑर्थोडॉक्स भी हूँ, मैं गुनहगार भी हूँ, मैं ऑर्थोडॉक्स भी हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर ऐसे खुले नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट टीचर्स है वो जा रहे हैं, और उनको जाना भी चाहिए। मैं उनको नहीं अपोज करता, मैं नहीं जाता इसलिए तुम भी मत जाओ, ऐसे में मेरे स्टूडेंट टीचर्स को नहीं कहता। ये स्टूडेंट टीचर, ये मेरी कंसेप्ट है कि जो अभी मेरे स्टूडेंट है लेकिन जो बाहर आके अभी वो टीचर बने हैं, मैं उनको स्टूडेंट टीचर कहता हूँ। ओके। हाँ। ऐसे कितने लोग होंगे सर? अरे ऐसे अभी
कम से कम 25 तो है। हम्म हाँ, इसमें से एक यहाँ, एक दो यहाँ बैठे हैं, ऐसे 25 तो है लोग मेरे। दो तो यहाँ बैठे हैं, दो तो यहाँ बैठे हैं, ये है और ये है, ओके और तीसरी अगर मैडम अगर कहे तो तीसरी वो है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे, जो मैंने जो शुरू की है एक मैंने कहा ना स्फुल्लिंग, वो आगे लेके जा रहे हैं। तो वो हिंदी में एक बहुत अच्छा पुराना गाना था, जोते से जोते जगाते चलो, लाइक दैट। सो दिस इज तो गोइंग आपने कभी सोशल मीडिया पे कहीं अपने बारे में बात नहीं किया है? नेवर, दिस इज But फर्स्ट टाइम मैं हैपनिंग। मैं फिर से व्यूअर्स को रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर आपको सर के बारे में जानना है तो वो जो लिंक है सर का, जो वेबसाइट का लिंक है जहाँ आपके बारे में सब लिखा हुआ है, या वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला भी हुआ है। आप लोग उसको क्लिक करके उसको लिंक को विजिट कर सकते हैं और वो आपके बारे में सब जान सकते हैं। Yeah. आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या Yes. करते हैं, आपके कोर्सेज कैसे चलते हैं। ट्रू ट्रू। ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने किया तो मैंने आपके स्टूडेंट से बात करते हुए ये भी जाना, और आपके मैंने जो घर में भी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें देखा था आपके पास एप्पल से भी कुछ डिग्रीज हैं। हाँ, सो ये वो एप्पल की स्टोरी क्या है? ये एप्पल की स्टोरी क्या है? ऐसे स्टोरी से स्टोरी है मेरे लाइफ में, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज रिच लाइफ। एंड मैं भगवान से यानी मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसा रिच लाइफ मिला। रिच माने अनुभवों से रिच, एक्सपीरियंस से रिच, चाहे उसमें कुछ बुरे अनुभव भी हो, चाहे सही भी हो, लेकिन रिच लाइफ में मिला मुझे। अब हुआ ऐसे 2004 में जब मैं यानी मेरा सब कुछ चल रहा था, मेरे कर्जे भी अब कम होने लगे थे और मैं कर्जों से बाहर आ रहा था, एवरीथिंग वाज स्मूथ। एक लेखक जिनको मैं काका कहता था, काका काका ये अंकल रिलेशनशिप होता है काका, तो वो एक्सपायर हो गए 2003, वो एक्सपायर हो गए। और वो शौक मुझे बहुत ज़ोर से लगा। रीज़न ये था, उसका रीज़न ये था कि मैंने कहा ना अभी मेरे पिछले स्टोरी के हिस्से में कि मैंने एक पागलपन किया था कि मैं दो घंटे ही सोता था। उस पागलपन के अच्छे फल तो मुझे मिले, लेकिन बुरे भी मिलने ही थे। बैलेंस है भाई, ये नेचर का बैलेंस है। तो बैलेंस में मुझे बुरे भी फल मिले, और बुरे फल ये मिले कि मुझे बहुत यंग एज में स्ट्रेस डायबिटीज़ हुआ। और मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि स्ट्रेस डायबिटीज़ तभी होता है जब आपके फैमिली में कहीं पर डायबिटीज़ नहीं होता। तो मेरे फैमिली में ना मेरे यानी माँ के एंसेस्टर फैमिली में, ना मेरे पिताजी के एंसेस्टर फैमिली में कहीं पर डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मुझे डायरेक्टली हुआ। और उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, 100% जिम्मेदार मैं हूँ उसके लिए। ये जो मेरा जो बिहेवियर है ये उसके लिए जिम्मेदार है। आपका शेड्यूल मेरा, और मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं कर्जों से बाहर कैसे आता। ढेर सारे ये बातें थी। और एक बात याद रखना, ये मैं स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ, गरीबी हमें अनेक एंगल से इंजोर करती है, लेकिन पर्टिकुलर इंजुरी तब होती है जब अपने ही रिश्तेदार हमारी गरीबी हम पर जताते हैं। और उन रिश्तेदारों में फिर बीवी के तरफ से रिश्तेदार भी होते हैं, हमारी तरफ से भी रिश्तेदार होते हैं। और अगर आप सेंसिटिव हो तो वो इंजरी आपको बहुत हर्ट करती है। और मुझे उससे बाहर आना था, और इसलिए ये 2 घंटे का सोना, बाद का ये डायबिटीज़ होना, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा डायबिटीज़ डायरेक्टली डायग्नोज हुआ, वो इंसुलिन वाला डायबिटीज़ था। या मैं हर रोज़ 56 यूनिट इंसुलिन लेता था। अभी वो कैसा है? नहीं, अभी नहीं, अभी टचवुड। बाद में ऐसे ही पागलपन से मैंने डायबिटीज़ नीचे लाने का पागलपन किया, और मैंने डायबिटीज़ नीचे लाया, और अब आई एम ऑन टैबलेट। अब डायबिटीज़ नहीं है। यूजुअली लोग टैबलेट से इंसुलिन पर जाते हैं, मैं इंसुलिन से टैबलेट पर आया हूँ उल्टा। और इसके लिए भी रीज़न एक ही बात है, पागलपन। जो भी करो वो पागलपन से करो, पागलपन से। पैशन एंड पागलपन इज़ द की ऑफ वॉट एवर आई डिड, एंड दैट्स द थिंग। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी पागल हैं आपकी तरह? मुझे उनको पागल बनाना है। हाँ, बनाना है, और वो पागल होते भी है। आपका गोल है? हाँ, ये मेरा गोल है कि मेरे स्टूडेंट मेरे जैसे पागल हो, और वो है भी, और वो होते भी है। और जो पागल होते हैं वो पागलपन से मुझसे अच्छी बातें करते हैं। हम वो बात कर रहे थे कि वो एप्पल वाली डिग्री, वो वहीं पर मैं आ रहा हूँ। तो मेरे वो शिरवळकर साहब जो ऑथर है, सुभाष शिरवळकर, जिनको मैं काका कहता था, तो वो यकायक चल बसे।
और यकायक चल बसने के बाद मुझे शौक इसलिए लगा, वो हम नज़दीक थे इसलिए वो तो जितना शौक एक नज़दीक का कोई अगर जाता है तो जितना शौक होना चाहिए वो तो लगा ही, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा शौक लगा। वो शौक ये था कि अच्छे भले काका एट द एज ऑफ 50 to 55 इसके बीच में वो एक्सपायर हुए, और मुझे तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और मैं तो मेडिकल को सिखाता हूँ ये कितने बुरे रोग है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। दे लेट यू टू हैव हार्ट अटैक इन एनी एज। और मैं डर गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डर गया, मैं बहुत डर गया, इसलिए कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी थी। 98 में मुझे एक डॉटर यानी एक बच्ची हुई, वो अकेली बच्ची है मेरी अकेली संतान है मेरी, तो वो इतनी छोटी थी, तो मेरे पीछे इनका क्या होगा अगर मुझे कुछ हुआ तो, मेरे पीछे इनका क्या होगा अगर मुझे कुछ ऐसा होता है। काका तो कुछ नहीं था फिर भी वो चल बसे, मुझे तो इतने ढेर सारे रोग है और इतने सीरियस रोग है, तो मेरे पीछे इनका क्या होगा। अभी तक लोन फिटे नहीं थे कंप्लीटली, कुछ बाकी थे, वो तो फिट जाएंगे, लेकिन फिर भी आगे कैसे ये लेके जाएंगे, क्योंकि सेविंग तो कुछ था नहीं तब तक, लोन ही फिट रहे थे सिर्फ, सेविंग तो कुछ नहीं था। मेरे पीछे क्या होगा, इस डर के मारे 2 साल मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूं। तब पैसों का टेंशन नहीं था, हेल्थ का टेंशन था, हेल्थ का टेंशन था। मैंने चलना शुरू किया था, वॉक करना, डाइट को कंट्रोल करना मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मरने का डर नहीं जा रहा था। और लोग कहते हैं मृत्युंजय मरने से क्या डरना वगैरह, ये कहने की बात है, मरने से हर एक को डर लगता है, कोई ऐसा नहीं कि अरे आजा डेथ वेलकम। ये कादम्बरी मूवीज में ठीक है ये लाइन, लेकिन इन रियलिटी मरने का सबको डर होता है। मैं डॉक्टर हूँ, एज ए यानी डॉक्टर के नाते में कह सकता हूँ कि मरने का सबको डर होता है, दैट्स इट पीरियड। कम ज़्यादा होगा लेकिन होता है डर। तो मुझे मरने का डर था कि अगर मैं कुछ हुआ तो क्या होगा। तो मेरी बीवी मुझे पहली बार ज़िंदगी में एक साइकोलॉजिस्ट यानी जिसे हम काउंसलर कहते हैं ना, काउंसलर के पास लेके चली गई। तो फिर मैडम ने कहा कि सी यू आर ए गिफ्टेड पर्सन। पहली बार किसी ने मेरे बारे में गिफ्टेड शब्द इस्तेमाल किया था। यू आर ए गिफ्टेड पर्सन। अगर तुमने देखा होगा तो तूने एजुकेशन के साथ हर कुछ टाइम के बाद चेंज किया है। तूने 87 तक एक नॉर्मल एजुकेशन किया, बाद में तुम डॉक्टर बने, वहीं पर तूने नाटक स्टार्ट किया, नाटक के बाद नाटक में थे तब तक ज्योतिष किया, नाटक से आते आते तूने कंप्यूटर में आए और अब कंप्यूटर में तो तुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं। ओके 1997 से तू कंप्यूटर में है। नाउ अगर तेरे दिमाग से ये मौत का ख्याल जाना है तो कुछ नया शुरू कर, ताकि तुझे मौत के बारे में सोचने के लिए वक्त ही ना मिले। मैं बाहर आया, ऐसे ही लगा कि मानो एक प्राइमा फेसी हम कहते हैं ना कि एक यानी ऐसी एक सेटिस्फैक्टरी बात, या ऐसी जिसे हम सामने वाले को सिर्फ एक क्या कहते हैं, ये सपोर्टिव एक ट्रीटमेंट देते हैं ना, सो मुझे वो सपोर्टिव लगा, सिर्फ कुछ क्यूरेटिव नहीं लगा, सपोर्टिव लगा। वैसे भी काउंसलर का काम सपोर्टिव होता है। मैं बाहर निकला और बीवी से मैंने कहा आप क्या नया करूं। हाँ, नाटक बिटक हुआ, ज्योतिष हुआ, जिंदगी का नाटक हो गया अब। ओके, अब तो डायबिटीज हाइपरटेंशन ये सब है, कंप्यूटर है, अब नया क्या करूं। तो बीवी ने मुझे कहा कि मैं जहाँ 3D सीखने के लिए जाती हूँ, वो 3D सीखने के लिए जाती थी तब। 3D में क्या? 3D में यानी माया, 3ds मैक्स, माया वगैरह वगैरह, ये सीखने के लिए तो वो जाती थी। वो आर्टिस्ट है एक्चुअली, स्केचिंग वगैरह अच्छी करती है वो, तो वो वहाँ जाती थी। तो उसने मुझे कहा देख, मेरी बीवी इस तरह से मुझे इंस्पायर करती है, स्टिमुलेट करती है मुझे। उसने कहा देख, मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाती हूँ ना वो 3D सीखने के लिए, वहाँ पर ढेर सारे एप्पल है, तेरे पास एप्पल का तो कुछ नहीं है, तो तू अब एप्पल में जा। और वहाँ पर एडिटिंग का एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। वैसे भी तू नाटक वाला है, तुझे तू मूवी का भी फ़ैन है, तो तू एप्पल का वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर देख ले, वो तू कर। अब पैसों की कोई चिंता नहीं थी। 2000 आपकी लाइफ में एक्टर आप हो और डायरेक्टर कोई और है?
ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा उसके अष्टम स्थान में मंगल चंद्र युति है, शायद वो लक्ष्मी युति यहाँ पर काम आती होगी, मुझे पता नहीं कहा लक्ष्मी जाता है जी की उसे। कृपा है। हाँ, तो उसकी तरफ से लक्ष्मी की कृपा है, ऐसे कहना चाहिए। द पॉइंट इज कि फिर मैंने कहा ठीक है, अब पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने एप्पल का लैपटॉप ले लिया। पहला मेरा एप्पल का लैपटॉप मैंने 2006 में लिया, मैकबुक प्रो, पहला 17 इंचेस। और मेरा जो श्रेणिक स्टूडेंट नाम सुना ना आपने, जिसने मेरी साइट शुरू की, ओके, फिर उसे कहा कि अरे ये एप्पल का एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है फाइनल कट का, वो उसका जरा डॉक्यूमेंटेशन मुझे जरा दे दो। तो मेरे स्टूडेंट मेरी जैसे पागल है, उन्होंने मुझे फाइनल कट का एक बड़ा सा मैनुअल, उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, कलर्ड प्रिंट आउट, ओके। और मैं वो लेके बैठ गया। फिर मैंने कहा अरे फाइनल कट का सॉफ्टवेयर कैसे देगा, श्रेणिक ने वो भी मुझे कैसे दिया, क्या दिया पता नहीं, उसने मुझे फाइनल कट का सॉफ्टवेयर भी दिया। मैंने सॉफ्टवेयर डाला और उसमें मैंने फिर ये एडिटिंग का सीखना स्टार्ट किया। सीखते 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 फिर मैं साइट पर जाने लगा एप्पल के, तो वहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। वहीं पर एक इंफॉर्मेशन थी कि इस फाइनल कट का सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम होता है, फाइनल कट प्रो का सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम होता है, और वो बहुत सारे लोग, मेनली जो डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, ये एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफाई होते हैं। भारत में से उस वक्त 37 ऑलरेडी सर्टिफाइड थे उस लिस्ट में। एंड गुड न्यूज़ इज दैट उनकी जाहिरात या उनकी एडवर्टाइज खुद एप्पल कर रहा था, खुद एप्पल या एप्पल के, यानी फाइनल कट सर्टिफाइड पर्सन फ्रॉम इंडिया, लाइक दैट। सो इसमें 37 थे। ऐसे ढेर सारे लोग थे दुनिया में, ढेर सारे लोग थे, लेकिन भारत से 37 थे उस वक्त। एप्पल की वेबसाइट पे नाम होना एक ये एक बड़ी बात थी। अगर ये पॉसिबल है तो मैं भी करना चाहूँगा। और सुनो, तो फिर हमने सोचा, मैंने और इसने, कि ज़िंदगी का पहला सर्टिफिकेशन ट्राई करते हैं। ओके। हाँ, लेकिन ये किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ 3 लोग जानेंगे ये। क्यों नहीं बताएंगे? मैं स्टूडेंट को उनके स्टडीज़ के बारे में और उनकी इतनी गालियाँ देता हूँ, तो मुझे डर ये था अगर मैं फेल हो गया तो स्टूडेंट को कौन सा मुँह दिखाऊँ, ये मुझे डर था। इसलिए मुझे किसी को नहीं बताना था, हम तीनों में ही सिर्फ रहने वाले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ये पता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करते हुए डरते हैं। ये पहली बार पता पड़ा है कि आप भी उनको डरते हो। तो ये मुझे डर था और इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला। और चेन्नई में एक ऑडियो मीडिया नाम की एक इंस्टीट्यूट थी, आज भी है शायद, वो AR रहमान एंड मिस्टर सेल्वा कुमार, इनके कोलैबोरेशन में कुछ वो इंस्टीट्यूट बनी थी और वहाँ पर ये एग्ज़ाम होती थी। तो मैंने वहाँ पर एनरोल किया और स्टडी किया और अपना तो मेरी ज़िंदगी का पहला सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम उस दिन हुआ एंड आई गॉट 98 आउट ऑफ 100। और फिर हल्ला गुल्ला। उस दिन मेरी रात को मैं जब फ्लाइट से आया वापस, तो मेरी बीवी और मेरी बेटी हाथ में प्लाकार्ड लेके ऐसे खड़ी थी एयरपोर्ट पर। ये ऐसे दृश्य देखना एक बाप के लिए और एक पति के लिए बहुत अभिमान की बात होती है। तो फिर हम घर आए और मेरा नाम आ गया एप्पल के साइट पर। एप्पल के साइट पर मेरा नाम आ गया, 39th फाइनल कट प्रो सर्टिफाइड। और मुझे ये पता था कि एप्पल की ये एक एग्ज़ाम है, ऐसे एक्चुअली फाइनल कट ये एक स्टूडियो है, फाइनल कट स्टूडियो नाम का तब एक्चुअली इसके 5 एग्ज़ाम थे। 1 इज़ फाइनल कट प्रो जो एडिटिंग, सेकंड इज़ कलर ग्रेडिंग के लिए कलर नाम का सॉफ्टवेयर था, थर्ड इज़ मोशन ग्राफिक्स के लिए मोशन नाम का सॉफ्टवेयर था, फोर्थ यानी साउंड एडिटिंग के लिए ये साउंड ट्रैक प्रो नाम का सॉफ्टवेयर था, एंड फिफ्थ इज़ DVD स्टूडियो प्रो विच इज़ फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ अ मूवी। तो ये पूरा पोस्ट प्रोडक्शन सूट था, ओके। और उसमें से एक मैंने एग्ज़ाम दी थी और फिर मैं ऐसे ही ढूंढते गया कि भारत में कलर के करने वाले कितने हैं, मोशन करने वाले कितने हैं, कोई नहीं मिला, वो मुझे कोई नहीं मिला। तो भारत में सिर्फ लोगों ने फाइनल कट प्रो किया था, फर्स्ट एग्ज़ाम, ओके। फिर मैंने तय किया, फिर मैंने देखा दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने ये सब 5 एग्ज़ाम दिए हैं,
क्योंकि अगर पांचों एग्जाम कोई दे देता है तो उसे एप्पल से फाइनल कट स्टूडियो मास्टर नाम की डिग्री मिलती है। ओके में पूरे पांचों एग्जाम देने के बाद। ओके ओके इसकी कोई यानी फाइनल कट स्टूडियो मास्टर की कोई एग्जाम नहीं होती, पांचों एग्जाम दिए तो आपको ये मिलती है फाइनल कट स्टूडियो मास्टर, ओके मास्टर करके। ओके और उस वक्त पूरी दुनिया में ये देने वाले 135 लोग थे। और फिर हमने तय किया, गोल बनाया। यस ये एग्जाम देंगे। हाँ। और फिर हमारे घर में एक रोमांटिक मेथड होती है कि ऐसे करने की। मेथड ऐसी होती है कि हमने तय ऐसे किया था हर साल एक एग्जाम देंगे और ऐसे 4 साल देखिए, क्योंकि एक तो मेरे पास हो गया था तो अगले 4 साल एक कलर, मोशन, डीवीडी स्टूडियो प्रो एंड साउंड ट्रैक प्रो, ऐसे 4 साल में करके 5 साल में क्या बन जाएंगे, फाइनल कट स्टूडियो मास्टर बन जाएंगे। फिर ऐसे हुआ कि अगर तब तक ये दुनिया में जो 130 या ये तो संख्या 200 तक जाएगी फिर, तो उससे पहले जल्दी करना चाहिए। फिर हमने दूसरा एक ऑप्शन निकाला, साल में 2 देंगे। ओके ऐसे करके 2 साल में मास्टर बनेंगे। तीसरा ऑप्शन आया कि एक साल में 3 और एक साल में 1, ऐसे करके मास्टर बनेंगे। और चौथा ऑप्शन आया एक ही साल में सब कर देंगे। तो क्या किया? जब ऐसे होता है, हमारा डायलेमा होता है, तो यूजुअली हमारा रूल ऐसे होता है। मेरी बेबी चिट्ठी लिखती है, चारों ऑप्शन चिट्स और फिर स्कूल में करते थे। हाँ, और फिर ऐसे करके हम ऐसे डालते हैं। और भगवान का रूप होते हैं छोटे बच्चे, इसलिए मेरी वो बच्चे को कहा था इसमें से उठा ले, प्रज्ञा को। तो अब मेरी बेटी महान, उसने उठाया 1 साल में 4 1 साल में 4 तो वो डिसाइड हो गया। और फिर 2009 के 8 में तो मैंने ये दी थी एग्जाम, 8 के दिसंबर में। 2009 के फेब में मैंने कलर दे दी। 2009 के ही मई एंड और जून में मैंने मोशन दे दी। सितंबर में मैंने डीवीडी स्टूडियो प्रो दे दी। और एग्जैक्टली 1 साल के 1 दिन पहले मैंने लास्ट वो वाली जो साउंड ट्रैक प्रो थी वो दे दी। और मैं भारत का एकमेव, भारतीय उपखंड का यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, नेपाल से लेके नीचे जो म्यांमार और श्रीलंका, ये जो हम जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपखंड कहते हैं, जिसमें श्रीलंका भी आ जाता है। हाँ, लंका भी आता है। तो इसमें से मैं पहला फाइनल कट स्टूडियो मास्टर बना, पहला फाइनल कट स्टूडियो मास्टर। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। या और फिर वो 130, तब तक 138 हो चुके थे हाँ 1 साल में। तो 139 अराउंड में मेरा नंबर है उसमें कि पूरी दुनिया में। और वो साइट पर है, वो जो पेज है एप्पल का, वो है साइट पर। वेरी नाइस। ये एक है। फिर बाद में क्या हुआ, एप्पल ने फाइनल कट स्टूडियो इमीडिएटली चेंज किया। मैं जो फाइनल कट स्टूडियो मास्टर हुआ था वो फाइनल कट स्टूडियो मास्टर यानी फाइनल कट स्टूडियो 2 मास्टर था मैं। और तब तक एप्पल ने फाइनल कट स्टूडियो 3 किया उसका। तो मैंने यही 5 एग्जाम फिर से 2010 में दे दिए। 5 एग्जाम एक ही साल में 5 दे दिया मैंने। अब तो मेरे हाथ में बैठ चुका था वो, तो 5 साल दे दिया। और मुझे एप्पल से फिर फाइनल कट स्टूडियो 3 मास्टर की भी डिग्री मिली। और वो किया हुआ भी मैं भारत में अकेला एंड द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन हूँ, क्योंकि बाद में एप्पल ने आगे के 2 साल में ये डिग्री बंद कर दी। ओके तो ये डिग्री अब नहीं है। तो ये आप ही हो जो मतलब ये मैं ही हूँ, द फर्स्ट एंड द लास्ट वन मैं हूँ। तो सर ये जो आपने इतनी सारी जो डिग्रीज लिया, ये सब मैं समझ रहा हूँ कि ये सब प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत काम आती हैं। हाँ आती है, लेकिन मैंने कभी हुआ ऐसे था, जब मैं फाइनल कट स्टूडियो मास्टर बना ना, तो मुंबई के नज़दीक एक बहुत बड़ा अच्छा स्टूडियो है, सुभाष घई साहब का है शायद विस्लिंग वुड्स नाम का। हाँ आई नो विस्लिंग वुड्स। अरे फिर तो कोई बात ही नहीं। तो उसके जो एडिटिंग डिपार्टमेंट के विवियन पिमेंटा नाम के एक बहुत बड़े शख्स मेरे घर आए थे मुझे ये बताने के लिए कि आप आओगे क्या विस्लिंग वुड्स में वगैरह। मैंने कहा नहीं, मुझे ये प्रोफेशनली यूज नहीं करना है, मेरी हॉबी है ये। हाँ मतलब अगर आपके पास इतनी डिग्रीज थी। एग्जैक्टली मेरे नाम के पीछे डॉ है, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं कोई किसी स्टूडियो में जाके एडिटिंग करते हुए बैठा है, डॉक्टर विजय गोखले इज डूइंग सम एडिटिंग इन सम स्टूडियो, नहीं यार ये नहीं आता। हाँ मेरा वही था कि हॉबी थी, मैंने इसका धंधे के लिए ज्योतिष मेरी हॉबी है, मैंने धंधे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। फाइनल कट मीडिया, ये मैंने कहा था ना एस्ट्रो मेडिकॉम का मेडी मेडिसिन के लिए भी है और मीडिया के लिए भी है, तो ये मीडिया
एप्पल फॉर फाइनल कट स्टूडियो मास्टर, मैंने वो भी किया एंड दैट वाज माय हॉबी एंड दैट इज माय हॉबी। तो आपने कभी इसको एज अ मतलब आंसर तो मुझे मेरा मिल गया है कभी नहीं, कि आपने कभी इसको प्रोफेशनल साइड से एक्सप्लोर नहीं किया? कभी नहीं, और मुझे इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं किया, नहीं, मेरी इच्छा नहीं है इससे। क्योंकि अगर ये बात लेके मैं अगर मुंबई स्टूडियो जाता हूँ बॉलीवुड, तो मेरे लिए जगह तो खुली होगी कोई, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। धंधा बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे मैंने ज्योतिष सीखा वैसे मैंने ये सीखा। ओके, ठीक है, ग्रेट। सो और आप करेंटली अभी एस्ट्रोमेडिकॉम्प में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यस, मैं अभी लोगों को सिखाता हूँ, बहुत कुछ बातें मैं सिखाता हूँ। यूनिक्स लिनक्स सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम प्रोग्रामिंग, कर्नेल प्रोग्रामिंग, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्रामिंग, और अभी मेरा खुद का जो जिसे हम कहते हैं क्लोज टू हार्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो मैं अभी OpenGL, डायरेक्ट 3D 11, उसके बाद वल्कन, मेटल, डायरेक्ट 12, ये बातें मैं अभी सिखाता हूँ। RTR रियल टाइम रेंडरिंग एंड एडवांस RTR लाइक दैट। सन्नी में भी मैं सिखाता हूँ सीसेड ऐप कोर्स, दैट्स इट। और आज दुनिया में ऐसी एक भी आप कहो जिसे आप नामचीन कंपनी जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं है, ऐसी एक भी कंपनी नहीं है। इंटेल को लेते हैं, इंटेल में मेरे स्टूडेंट है, बाद में AMD में मेरे स्टूडेंट्स है, बाद में NVIDIA में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में स्टूडेंट है मेरे, उसके बाद एप्पल में कम है लेकिन है, एप्पल में है, उसके बाद सीगेट में है, वेस्टर्न डिजिटल में है, इमेजिनेशन में है, उसके बाद और सैमसंग में है, सोनी में है, कितने ले लूँ नाम, मुझे नाम याद नहीं आएंगे, इतने इतने नाम। गूगल में है, गूगल में स्टूडेंट है, VMware में है, क्वालकॉम में ढेर सारे स्टूडेंट है मेरे, अमेजोन में है। एक भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें मैं ऐसे एक कंपनी जिसमें मेरे स्टूडेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी सवाल है सर से, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके सर से सवाल पूछ सकते हैं। कम्युनिटी में जो सर की कम्युनिटी है उसमें से स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, सर भी आंसर करेंगे, लेकिन आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। एंड विद दैट आई विल क्लोज दिस। थैंक यू वेरी मच।